हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर एवरी पर्सन। ये अपने कल क्लास के अंदर पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि टैक्सेबिलिटी मतलब जो भी आपकी इनकम अर्न की जा रही है, मे बी इन इंडिया, मे बी आउटसाइड इंडिया, तो सबसे पहले आप क्या करो, डिवाइड करो कि जो भी इनकम्स दे रखी है पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। याद है इतना? और किसी भी इनकम को इंडियन इनकम तभी बोला जाएगा जब चारों में से कोई भी पॉइंट एप्लीकेबल। ये भी याद है, ये अपने कल पढ़ लिया हुआ। एक बार कल का रिवीजन करें, फिर इसके बाद नया पॉइंट पे आएंगे। कोई भी इनकम यदि रिसीव्ड इन इंडिया है, नॉट रेमिटेंस, रिसीव्ड। और रिसीव्ड का मतलब क्या था? फर्स्ट टाइम, पहली रिसीव्ड, फर्स्ट रिसीव्ड। तो यदि कोई भी इनकम यदि आपने इंडिया में रिसीव्ड की है, वो भी क्या माना जाएगा? इंडियन इनकम। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी इंडियन इनकम। इनकम एक्री और अराइज, एक्री और अराइज का मतलब ये हुआ कि आपने इनकम को इंडिया में अर्न किया। तो जो भी इनकम आपने इंडिया में अर्न किया है, जो भी आपकी इंडिया में अराइज हो रही है, इंडिया में एक्री हो रही है, वो भी क्या है? आपकी इंडियन इनकम। और इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया, और एक्री और अराइज ये अपन कल क्लास के अंदर पढ़े थे। शायद अपन ने कल 3 या 4 पॉइंट पर भी लिए थे। कौन सा वाला पॉइंट? डीम्ड। कौन सा पॉइंट पढ़ा था कल अपन ने? इनकम डीम्ड, एक सेकेंड, यहां पे थे अपन ना, ये तो कर लिया था अपन ने। यस, इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया, ये अपन बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। जब डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे तो एग्जाम में बहुत बार ये आता है क्वेश्चन। जैसे आपके सीए के अंदर कर रहे हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। सीएस वाले डायरेक्टली क्वेश्चन कम पूछते हैं, वहां पे ज्यादा न्यूमेरिकल। उल्टा है, इस समय सीएस का स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट है। सीएस में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ना के बराबर मिलने वाले, मतलब पूरा केस बेस्ड, क्योंकि आईसीएसआई ने क्लियर भी कर दिया केस बेस्ड पेपर। यहां तक कि आपके जो थ्योरी पेपर है उनमें भी थ्योरी आती है। तो मतलब ये कि सीए इंटर का जो पेपर है ना, उससे बेटर लेवल आपको मिलेगा सीएस एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि उसमें फिर भी आपको क्या होंगे? कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन। और सीए इंटर में एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं। यहां पे आपका एमसीक्यू एक भी नहीं है, तो हमारा जो लेवल होगा ना वो सीए इंटर से भी ज्यादा होगा। लेकिन टैक्स का कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि टैक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट क्या करने हैं? लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना। यदि कोई स्टूडेंट लैंग्वेज वाला बच्चा है, रट्टा मारता है, उसको टैक्स डिफिकल्ट लगेगी। जिसको मजा आता है, मुझे बातें करनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे समझना बहुत अच्छा लगता है, यदि वो इंटेलेक्चुअल है तो उसको टैक्स पढ़ने बड़ा मजा आएगा। क्योंकि वैसे भी आईसीएसआई का जो पूरा लेवल है आजकल लैंग्वेज बेस्ड रहा ही नहीं है। मतलब आप रट्टा मारो एग्जाम में जाओ वाला कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि आजकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यस, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली भी आ सकता है, आ जाए कभी, कि सेक्शन 9 के प्रोविजंस रखो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया। हमें प्रैक्टिकली करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है। तो कोई भी इनकम इंडियन इनकम तभी मानी जाएगी जब चारों में से कोई भी एक कैटेगरी हो, या तो इनकम अराइज इन इंडिया हो, या डीम टू अराइज इन इंडिया हो, या रिसीव्ड इन इंडिया हो, या डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया हो। तो इसलिए आपको सेक्शन 9 क्लियरली पता होना चाहिए, डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया कब माना जाएगा। और 4 पॉइंट अपने कल हो गए थे। पहला पॉइंट यह था कि यदि कोई भी इनकम, यदि कोई फॉरेनर भी अर्न कर रहा है, यदि उसका बिजनेस कनेक्शन यदि इंडिया में, क्या बढ़ता? यदि उसका कोई बिजनेस कनेक्शन यदि इंडिया में, लाइक उसका कोई एजेंट यदि इंडिया में जिसके थ्रू ऑर्डर ऑब्टेन कर रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी या एसेट इंडिया में सिचुएटेड हो, याद होगा मैंने कल एग्जांपल दिया था, या कोई भी कैपिटल एसेट यदि आपकी इंडिया में सिचुएटेड है, उनसे यदि आपकी कोई भी इनकम यदि अर्न होती है तो उसको क्या बोला जाएगा? इंडियन इनकम। इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। पहला पॉइंट याद है सबको। दूसरा पॉइंट अपने को पढ़ा था कि सैलरी के केस में इनकम अराइज कैसे होती है? जहां पे आप सर्विसेज रेंडर करो, जैसे आप जॉब करते हो, मैंने कल बताया था आप सैलरी क्लास, तो यदि आपने सर्विसेज का रेंडर की है इंडिया के बाद तो ये माना जाएगा कि इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। लेकिन यदि आपने सर्विसेज का रेंडर की है इंडिया में, फिर पेंशन यदि आपको इंडिया के बाहर भी मिले, तो पेंशन क्यों मिलती है? जितने साल आपने काम किया था, तो काम आपने कहां किया था? इंडिया। समझ में आ गई बात? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट जॉब। यदि आप इंडियन गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉई हो, यदि आप इंडियन गवर्नमेंट जॉब को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के यदि आप एम्प्लॉई हो, और यदि आप उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के बाहर भी जाते हो, तो जो भी आपको सैलरी मिलेगी डीम टू अराइज इन इंडिया, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट। ये क्लियर है? और परक्विजिट और अलायंसेस क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं। 3 पॉइंट क्लियर।
ये कल का ही रिवीजन है, अपन ने भी कोई नया पॉइंट पढ़ा नहीं है। फोर्थ भी अपन ने कल पढ़ लिया था, दैट वाज यानी इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई जापानीज हो, आप कोई मलेशियन हो, आप फॉर एग्जांपल अफ्रीकन हो, आप फॉर एग्जांपल जापानीज हो, आप चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, लेकिन आपने क्या कर रखा है, टाटा मोटर में पैसा लगा रखा है, क्योंकि अभी पता टाटा सीरा बहुत चल रही है, तो किसने टाटा सीरा में डाल दी, पता टाटा सीरा मतलब खरीदने की जगह पैसा किसमें डाल दिया, टाटा मोटर के अंदर। और टाटा मोटर क्या है, इंडियन कंपनी है। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और अब तो टाटा मोटर जेएलआर भी इंडिया में बना रहे हैं, शायद पता होगा जो बहुत ज्यादा अपडेटेड थे। तो जेएलआर भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। उन्होंने अपने तमिलनाडु के अंदर फैक्ट्री ओपन की है। ये अपने लिए रेलिवेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने टाटा मोटर के अंदर पैसा लगाया, तो टाटा मोटर क्या करता है, एवरी ईयर डिविडेंड देता है। तो जो डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है, किसको रिसीव हो रहा है, जापान वाले बंदे को, लेकिन कौन से कंपनी के, इंडियन कंपनी के। तो यदि इंडियन कंपनी से यदि आपको डिविडेंड रिसीव होगा, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, तो डीम टू अराइज इन इंडिया, क्योंकि वो डिविडेंड इनकम किसने पे किया है, इंडियन कंपनी ने। तो इंडियन कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड दिया जाता है, तो जो रिसीव करने वाला जो बंदा है, वो वर्ल्ड का कोई भी बंदा हो, तो वो इंडियन इनकम माना जाएगा, क्योंकि इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 4, तो यहां तक अपने क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 5 अपने थोड़ा स्टेप चेंज कर दिया, क्योंकि 5 के बाद जो 3 पॉइंट है वो कनेक्टेड है, स्टाइल एक जैसा है, तो इसलिए अपन एक बार पहले ले लिया। कौन सा पॉइंट, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 8। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि गिफ्ट इनकम मानी जाती है, और कितनी इनकम मानी जाती है मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि अपन ने 500 में से कोई भी एक चैप्टर नहीं पढ़ा। याद आया, 5 चैप्टर पढ़े थे अपन ने। 5 चैप्टर मतलब 5 सोर्सेज, याद होगा। इनकम को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन से बेटा, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो मैंने कहा था कि यदि कोई गिफ्ट आपको एम्प्लॉयर से मिले तो कहां जाएगा, सैलरी में। लेकिन यदि एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और किसी और ने यदि कोई गिफ्ट दिया, तो किसी और से यदि आपको गिफ्ट मिला, वैलेंटाइन डे भी तो आ रहा है ना 14 फेब। अब ठीक है, कम बैक टू द पॉइंट, भटक जाते हैं। किसकी बात हो रही थी बेटा, वैलेंटाइन डे की नहीं, गिफ्ट की बात हो रही थी। तो यदि आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ, किसी से भी रिसीव हो सकता है। वैलेंटाइन डे का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, भैया पापा भी तो दे सकते हैं ना, मम्मी भी तो दे सकती है ना, यार रिलेटिव भी तो दे सकते हैं ना बेटा। वैलेंटाइन मतलब प्यार, प्यार तो कोई भी कर सकता है। समझ में आ रही है बेटा। तो आपको क्या हुआ, गिफ्ट रिसीव हुआ, तो वो किस में जाएगा, अदर सोर्सेस में। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे अपन बात ये नहीं कर रहे कि कौन से एड में जाएगा उसका कैलकुलेशन। अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं कि वो इनकम टैक्सेबल होगी किसके लिए, रेजिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। तो अभी अपना टारगेट क्या है बेटा, वो इनकम कितनी होगी वो चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, वेदर इंडियन इनकम और वेदर फॉरेन इनकम। तो ये बात याद रखनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सेकेंड, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेजिडेंट कौन, यदि रेजिडेंट ने कोई भी मनी यदि गिफ्ट में दी है, किसने दी है, देने वाला कौन है, रेजिडेंट। तो यदि कोई भी रेजिडेंट यदि कोई भी गिफ्ट यदि देता है मनी के फॉर्म में, तो यदि आपने मनी का यदि कोई भी गिफ्ट यदि रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को या रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को यदि दिया है, तो ये माना जाएगा डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं चिन्मय जैन, मेरी कोई गर्लफ्रेंड अमेरिका, क्यों नहीं मेरी, मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें क्या लेना देना। तो मेरी गर्लफ्रेंड है अमेरिका में, कहां पे बेटा, या कोई रिलेटिव है या कोई भी पर्सन है। तो यदि फॉर एग्जांपल चिन्मय जैन इज अ रेजिडेंट, यदि उसने किसी नॉन रेजिडेंट को क्या किया, गिफ्ट में 5 लाख रुपए दे दिए, कितना दे दिए, तो ये जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए इनकम है, क्योंकि जो बंदा गिफ्ट देगा उसके लिए तो इनकम थोड़ी है। इनकम किसके लिए होती है, जो गिफ्ट रिसीव करता है। तो गिफ्ट किसने रिसीव किया, नॉन रेजिडेंट ने। तो यदि कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी यदि गिफ्ट रिसीव करता है मनी में, किससे, फ्रॉम द रेजिडेंट, तो ये माना जाएगा डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ बेटा।
अपन यहां पे बात कर रहे हैं कि जो भी इनकम है, गिफ्ट इनकम है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, चाहे वो सैलरी में जाएगा या फॉर एग्जांपल अदर सोर्सेज में जाएगा, वो अलग बात है, वो अपन आगे पढ़ते रहेंगे। अभी तो फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वेदर इंडियन इनकम और वेदर फॉरेन इनकम। तो यहां पे इन्होंने कंसेप्ट निकाला है सेक्शन 9 के अंदर कि यदि गिफ्ट किसी भी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को भी, किसको बेटा, किसी नॉन रेजिडेंट को भी, फॉरेन कंपनी को भी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी यदि गिफ्ट यदि कोई रेजिडेंट देता है तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए वो गिफ्ट क्या माना जाएगा, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, रीजन दिस गिफ्ट इज गिवन बाय रेजिडेंट। समझ में आई बात? यदि गिफ्ट किसने दिया है, रेजिडेंट ने दिया है। तो यदि रेजिडेंट के द्वारा यदि गिफ्ट किसी नॉन रेजिडेंट को दिया जाता है या किसी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को दिया जाता है, फॉरेन कंपनी को दिया जाता है, तो जो भी नॉन रेजिडेंट ये अमाउंट रिसीव्ड कर रहा है गिफ्ट मनी के फॉर्म में, तो वो उसके लिए इनकम माना जाएगा डीम टू अराइज इन इंडिया, मतलब उसको बोलेंगे अपन इंडियन इनकम। क्या बोलेंगे बेटा अपन? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहां पे आपको क्या फोकस करना है, फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज है, किसी चाइनीज ने जापानीज से कोई गिफ्ट रिसीव किया, तो क्या ये इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया है? नहीं, क्योंकि गिफ्ट देने वाला कौन है, नॉन रेजिडेंट, और लेने वाला कौन है, नॉन रेजिडेंट, तब नहीं। ये पॉइंट क्या एप्लीकेबल होगा, यदि रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट दिया है तो नॉन रेजिडेंट है, मतलब और वैसे रहने वाले आप कहां के हो, चाइना के, तब भी वो क्या माना जाएगा, इंडियन इनकम, क्योंकि देने वाला कौन है, रेजिडेंट। तो यदि कोई भी नॉन रेजिडेंट, बोलो मेरे साथ, यदि कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी या कोई भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यदि मनी के फॉर्म में यदि गिफ्ट यदि किसी रेजिडेंट से रिसीव करता है तो वो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ये डेट दे रखी है पहले की, जब ये अमेंडमेंट हुआ था, अब तो बहुत टाइम हो गया तो इसलिए मैंने डेट को इग्नोर कर दिया। जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना हो तो ये डेट भी आप याद कर सकते, क्योंकि वैसे आपका लॉजिकली क्या होगा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा वो प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग हो, और आपको पता है कि हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आएंगे कौन से आएंगे, 25-26, और ये कौन से ईयर की बात हो रही है, 2019 के बाद और 2023 के बाद। तो इससे पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी होना पड़ेगा, जो डेट वाइज जो चीजें होती है ना उनको अभी इग्नोर कर दो, क्योंकि डेट में बच्चा क्या होता है, जनरली कंफ्यूज होता है। मतलब पढ़ते टाइम नॉलेज के लिए आप एक बार डेट पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड इतना आप याद कर ही नहीं सकते, ये भी पता होना चाहिए। मतलब जो बच्चा अपनी औकात देख के पढ़ता है ना वो हमेशा पास होता है। अपनी औकात हमेशा पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? यदि आप प्रैक्टिकल हो, यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो बच्चा कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको अपनी औकात ही नहीं पता। औकात से फायदा क्या होता है कि आपको यह पता चल जाता है कि मुझे क्या चीजों पे फोकस करना है और क्या चीजें मुझे इग्नोर करनी है। और जो औकात पे नहीं जाते वो क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इमोशनल होने से क्या होता है, सब पढ़ लेते हैं, फिर वहां पे क्या होता है, रिटेंशन वाला प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपकी माइंड है लिमिटेशंस। हाँ वापस बोलो उल्टा। हाँ वो तो रेसिप्रोकल तो आएगा ही आएगा। एक्चुअली ये पॉइंट क्या है, ये इसलिए जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो उन्होंने कवर किया। कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या है, कंफ्यूजन वाला पार्ट यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज है, उस चाइनीज वाले बंदे को आपने गिफ्ट दे दिया 3 करोड़ रुपए, तो चाइना वाला बंदा बोलेगा भैया मुझे गिफ्ट जो मिला है वो चाइना के अंदर मिला है तो मैं टैक्स क्यों दूंगा, तो वो बोला जाएगा कि भैया आपको रेजिडेंट ने दिया इसलिए वो इंडियन इनकम है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये लॉजिक पे बेस्ड है। समझ में आगे लॉजिक? मतलब अपन ने डीम्ड टू अराइज वाला कंसेप्ट सारे पॉइंट कवर नहीं किए, अपन ने वो पॉइंट कवर किए हैं जो डाउटफुल है, कंफ्यूजिंग है और जहां पे क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि यदि कोई भी रेजिडेंट के द्वारा यदि कोई भी गिफ्ट दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किसी नॉन रेजिडेंट को। जैसे इन्होंने रेजिडेंट भी कवर नहीं किया, इन्होंने कौन सा कवर किया, क्योंकि यदि रेजिडेंट को रेजिडेंट देगा वो तो ऐसे ही कवर्ड होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा यदि रेजिडेंट को रेजिडेंट से मिला सर, वो तो लिखा हुआ ही नहीं है, वो भी तो कहां लिखा हुआ है। यदि एक रेजिडेंट है और दूसरा भी रेजिडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया या तुमने मेरे को गिफ्ट दिया, वो कहां कवर्ड है, वो तो इंडियन इनकम है ही ना। तुम भी रेजिडेंट मैं भी रेजिडेंट, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं आती।
तो कंफ्यूजन कहां आता है, वो इन्होंने कवर किया। इन्होंने क्या कवर किया कि यदि रेजिडेंट के द्वारा यदि कोई भी गिफ्ट यदि नॉन रेजिडेंट को या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को या किसी भी फॉरेन कंपनी को यदि दिया जाता है, तो वो जो नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उन्होंने जो भी गिफ्ट मनी के फॉर्म में रिसीव किया है, तो इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन्स? आई थिंक पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, बहुत बार डिस्कस क्लियर और माइंड में सेट हो गया होगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लोज 5। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लोज 5, ये किसके रिगार्डिंग है? इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है। ये क्या कहता है समझना बात ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। ये कौन है? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट है तब तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं यदि नॉन रेजिडेंट हो या कोई भी पर्सन, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट कोई भी कवर कर। फॉर एग्जाम्पल यदि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? लोन लिया। यदि इंडियन गवर्नमेंट ने यदि लोन लिया है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी लोन पे? ये किन किन को नहीं आता समझ में? ये समझ में आ रहा है? आई रिपीट, यदि इंडियन गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ती है, सबको पता है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट से क्या किया? लोन लिया। क्या लिया? लोन। ये किससे लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। इंपॉर्टेंट कौन है कि जो लोन लेने वाला कौन है? वो इंडियन गवर्नमेंट है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट, ये फिक्स्ड है कि यहां पे एग्जांपल के अंदर आपको ये याद रखना है, ये चेंज नहीं हो। इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया, लोन देने वाला कोई भी हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई जापानीज हो सकता है कोई इंडियन हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट डज नॉट मैटर। तो यदि इंडियन गवर्नमेंट ने यदि लोन लिया है और उस लोन पे इंडियन गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर या एवरी ईयर, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। और जनरली इंटरेस्ट मंथली या क्वार्टरली पे किया जाता है, नॉर्मली मंथली। ये समझ में आ रहा है सबको? ये बहुत जनरल क्वेश्चन, ये चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। हाँ बेटा, यार बच्चा, ये इनकम किसकी है? इंडियन गवर्नमेंट की इनकम है। यदि इंडियन गवर्नमेंट यदि इंटरेस्ट दे रही है तो इनकम किसकी है? ये इंडियन गवर्नमेंट की। समझ में आता है? समझ में आ रहा है ना? इनकम किसकी है? या इंडियन गवर्नमेंट की? समझे नहीं? इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दिया तो लोन पर क्या दे रही है इंडियन गवर्नमेंट? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनकम किसकी है? इंडियन गवर्नमेंट की। सामने देखो, बीच में ना बोलो बेटा। यस, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो खर्चा है, और अपन ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये अपन अकाउंट्स में बना नहीं रहे कि कौन से इनकम है कौन से रिसिप्ट है, सिर्फ इनकम से मतलब है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एंगल से बात करूंगी तो इनकम किसकी है? ये किसको नहीं आया समझ में? ये तो कॉमन सेंस है, ये पोए वाला भी बता देगा, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देना कभी इनकम नहीं होता, इंटरेस्ट मिलता तो इनकम होता। तो इंटरेस्ट किसको मिला? नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट में भी एनी पर्सन। तो जो एनी पर्सन है वो उसकी इनकम है। अभी जो एनी पर्सन है उसकी जो इनकम है, अब ये देखा जाएगा कि भैया ये इंटरेस्ट आपको दे कौन रहा है। मतलब बेटा इधर सुनना बात ध्यान से, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन हो, इंपॉर्टेंट क्या है? देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। और यदि इंडियन गवर्नमेंट यदि आपको इंटरेस्ट पे कर रही है तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो तो दिया किसने इंटरेस्ट? इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये माना जाएगा इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। नहीं आया समझ में? मतलब आपको ये नहीं देखना कि आप कौन,
आप हो सकता है कि आप चाइनीज हो, आप हो सकता है कि आप जापानीज हो सकता है कि आप अमेरिकन हो सकता है कि आप ऑस्ट्रेलियन हो सकता है कि आप साउथ अफ्रीकन हो, आप कोई भी हो। यदि इंडियन गवर्नमेंट ने यदि कोई भी लोन लिया तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन लिया जा रहा है उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो जो भी इंटरेस्ट रिसीव करने वाला बंदा है, तो जो पर्सन इंटरेस्ट रिसीव करेगा उसकी इनकम होगी और वो इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। रीजन, हु इज पेइंग द इंटरेस्ट? इंडियन गवर्नमेंट। समझ में आ गया लॉजिक? मतलब आपको ये नहीं देखना कि मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया तो मेरे को देखना है, मेरे को नहीं देखना, देखना किसको है? जिसने दिया। समझ में आया बेटा? क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है सर मैं जापान में बैठा हूं और मेरे को इंटरेस्ट यदि रिसीव हो गया तो सर ये इनकम तो मुझे बाहर ही मिल रही है ना। उससे मतलब नहीं है, देने वाला कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। समझ में आया लॉजिक? एक्चुअली गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट यदि कोई पैसा लेगी तो उस पैसे को कहां यूज करेगी? इंडिया में यूज करेगी। तो ऑब्वियसली वो जो इनकम है, इनकम मिल कहां रही है? किसी नॉन रेजिडेंट को या रेजिडेंट को मिल सकती है, लेकिन ये पैसा कहां यूज किया जा रहा है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कहां पैसा यूज करेगी? इंडिया में यूज करेगी, इंप्लाइड। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई भी लिया गया लोन है, उस लोन पर इंडियन गवर्नमेंट यदि किसी को भी इंटरेस्ट पे करती है और चाहे वो पर्सन कोई भी हो, तो इनकम तो एनी पर्सन की मानी जाएगी, लेकिन दैट इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया बिकॉज द इंटरेस्ट इज पेड और पेएबल बाय इंडियन गवर्नमेंट। नहीं आया समझ में? इसमें 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है इसमें? पॉइंट नंबर 5 में 3 है। तो यहां पे पहले पॉइंट के अंदर अपने क्या बात की? इंडियन गवर्नमेंट के एंगल से बात की। इसमें दूसरा एंगल चेंज करते हैं अपन। यहां पे मैंने किसके एंगल से बात की बेटा? इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट की जगह अपन क्या ले लेते हैं? रेजिडेंट। मतलब तुम्हारी और मेरी बात हो रही। क्या अपन भी लोन ले सकते हैं? अपन लोन कहां से ले सकते हैं? अपन लोन कहां से ले सकते हैं? किसी रेजिडेंट से भी ले सकते हैं, और आपके यदि कनेक्शन अच्छे हैं तो इंडिया के बाहर से भी आप लोन ले सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बिजनेस एंटरप्राइजेज है जिनके बिजनेस कनेक्शन है वो इंडिया के बाहर से भी लोन लेके आते हैं। ये शायद आपने पढ़ लिया होगा, ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। इंडिया के बाहर से भी आप बिजनेस के पर्पज के लिए आप क्या करते हो? बोरोइंग्स करते हो। तो अगेन रेजिडेंट ने लोन लिया, लोन देने वाला कोई भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी पर्सन मतलब मे बी रेजिडेंट मे बी नॉन रेजिडेंट। ये कौन है? इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट ने क्या किया? लोन लिया। रेजिडेंट ने क्या किया? लोन लिया। अब जो लोन लिया है तो लोन पर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेड ऑब्लिक पेएबल। कोई कंफ्यूजन है किसी को? इनकम किसकी होगी? अब आपस में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, सबको पता है। सर रेजिडेंट तो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो लोन ले रहा है, लेकिन जो एनी पर्सन है, एनी पर्सन कौन? मे बी रेजिडेंट और मे बी नॉन रेजिडेंट। तो इनकम किसकी है? तो अब आप कोई चाइनीज बंदा हो, आज फॉर एग्जांपल कोई जैसे तुम या मैं, हमने क्या किया? लोन लिया। हमने क्या किया? लोन लिया। किससे? चाइनीज से। और चाइनीज को क्या किया? 8 साल हम 3 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये 3 लाख रुपए की जो इनकम है वो किसकी होगी? चाइनीज की। लेकिन दैट इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज द इंटरेस्ट इज पेड और पेएबल बाय रेजिडेंट। नहीं आया समझ में? इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? रेजिडेंट। तो यदि रेजिडेंट ने यदि कोई भी लोन लिया है, यदि रेजिडेंट ने यदि कोई भी लोन लिया है, उस लोन के ऊपर वो जो भी इंटरेस्ट पेड और पेएबल करेगा, तो जो रिसीव्ड करेगा इनकम उसकी होगी, लेकिन वो इनकम क्या होगी? डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। और इनकम डीम्ड टू अराइज का मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं इंडियन इनकम। और आपको पता है इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर, ये मैंने कल पढ़ाया था। इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, याद है सबको? चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल। समझ में आ रहा है सबको? तो ये इनकम किसकी है? इस पर्सन की है, डीम्ड टू अराइज और एक्रू इन इंडिया। जनरली जो रेजिडेंट है वो लोन ले रहा है तो लोन को कहां यूज करेगा? इंडिया में यूज करेगा।
जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। इंडिया में हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो और अमेरिका के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, जापान में और कम, मॉरिशस में और कम हो, और आपका बहुत अच्छा कनेक्शन, तो हो सकता है कि आप मॉरिशस से लोन ले लो, लेकिन आप इस पैसे को कहां यूज करो? इंडिया में नहीं, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल फैले हुए बिजनेसमैन हो। आपको पैसा कहां यूज करना है? चाइना में। ऐसा नहीं हो सकता। यू आर टेकिंग द लोन फ्रॉम द मॉरिशस बट यू आर यूजिंग द मनी इन मलेशिया। तो फिर इस कंसेप्ट के अंदर ये पॉइंट आएगा, दैट इज एक्सेप्शन के फॉर्म में आएगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होगा कि जो लोन लिया है, किसने लोन लिया है? किसने लिया है? इफ दिस लोन इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया या फॉर एनी सोर्स जिससे आप इनकम अर्न कर रहे हो आउटसाइड इंडिया। मतलब यदि कोई रेजिडेंट ने यदि कोई लोन लिया है और यदि वो लोन यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है कहां पे? इंडिया के पास, तब ये इनकम किसकी होगी? ये तो देने वाला है, लेने वाला कौन है? एनी पर्सन। तो एनी पर्सन को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, एनी पर्सन कौन हो सकता है बेटा? मैं भी रेजिडेंट और मैं भी नॉन रेजिडेंट। तो ये इस पर्सन की जो इनकम होगी, ये इनकम नॉट डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? वापस से एक बार समझते हैं, दोनों को साथ में पढ़ना है एक बार। सेकंड पॉइंट को आपको कैसे याद रखना है? कोई रेजिडेंट है, रेजिडेंट इज टेकिंग अ लोन फ्रॉम एनी पर्सन। तो रेजिडेंट ने जो भी लोन लिया उस लोन पर क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। मतलब गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है, वन वर्ड में ये माइंड में आप सेट करो तो ये बोल सकते हो कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हु इज टेकिंग अ लोन, इट इज इंपॉर्टेंट कि जो लोन लिया जा रहा है वो लोन क्या होना चाहिए, कहां यूज किया जा रहा है। दिस इज द मेन इंटेंशन इन वन वर्ड। इंडियन गवर्नमेंट यदि लेती है तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट बाहर क्यों पैसा लगाएगी? इंडियन गवर्नमेंट चाइना के लिए काम करेगी क्या? तो इंडियन गवर्नमेंट जो लोन लेगी तो ऑब्वियसली उसका पैसा कहां यूज होगा? इंडिया में होगा। तो इसे इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंडीशन नहीं लगाई। लेकिन रेजिडेंट तो हो सकता है कि रेजिडेंट बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, तो हो सकता है कि वो लोन कहीं से भी ले रहा हो और लोन लेने के बाद वो क्या करे? पैसा वापस इंडिया के बारे यूज करे। तो इससे यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? सुनना बात ध्यान से। यदि रेजिडेंट ने यदि कोई भी लोन लिया है, रेजिडेंट ने यदि कोई भी लोन लिया और रेजिडेंट के द्वारा यदि इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो वो इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया है। ये क्लियर है? कंफर्म? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेकिन यदि वो जो लोन लिया है अपन ने, वो लोन कहां यूज कर रहे हैं बेटा? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया या एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, तो देन वो इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया नहीं है। अब समझ में आ गया बेटा एवरीवन, या नहीं आया? कंफ्यूजन है किसी को? यस, रेजिडेंट से लेके यदि दे रहा है तो वो फॉरेन इनकम माना जाएगा, लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन इनकम भी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। लेकिन वो कौन सी इनकम होगी? फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम नहीं होगी। क्वेश्चन क्या था कि रेजिडेंट ने यदि कोई लोन लिया किससे जा रहा हो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो यदि रेजिडेंट ने यदि कोई लोन लिया और वो लोन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए लिया, और वो बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका कहां है? चाइना में। तो यदि रेजिडेंट ने यदि कोई लोन लिया बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए चाइना के अंदर, और वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का है चाइना, तो इस समय लोन पूरा का पूरा कहां यूज हो रहा है? चाइना में। तो इनकम डीम्ड टू अराइज आउटसाइड इंडिया। और कोई डाउट? अपन एक काम करते हैं, क्लियरिटी के पर्पज के लिए मैं और आगे नहीं बढ़ता, एक बार लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट अपने 2 पॉइंट को और कंप्लीट कर देगा। इसके बाद वाले 2 पॉइंट सेम सिस्टम पे चलेंगे। तो यदि अपने को पॉइंट नंबर 5 समझ में आ गया, इसका मतलब आने वाले जो 2 पॉइंट है ना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी।
तो इसे ज्यादा फोकस क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको करना है, आपको गवर्नमेंट का इंटेंशन समझना है। इजी लैंग्वेज में एक बार वापस से बोल देता हूं, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, वेयर द लोन इज बीइंग यूज्ड, हु आर यू, नॉट इंपॉर्टेंट। यदि लोन का पैसा यदि इंडिया में यूज हो रहा है तो वो इनकम डीम टू राइज इन इंडिया। यदि लोन का पैसा यदि इंडिया के बाहर यूज हो रहा है तो ऐसा इनकम डीम टू राइज आउटसाइड इंडिया। चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मेन इंटेंशन है। इंडियन गवर्नमेंट के केस में ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपना पैसा बाहर क्यों लगाएगी, तो उसके साथ अपने पॉइंट डालेंगे। आई थिंक क्लियर। लैंग्वेज क्या दी हुई ये पढ़ लेते हैं। अपने 2 पॉइंट पूरे कर लिए। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 5 इफ इंटरेस्ट इज पेएबल। पर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे रिसीव्ड के एंगल से नहीं है बात। जनरली क्या होता है, इनकम उसकी होती है जो रिसीव्ड कर रहा है, तो रिसीव्ड करने वाले के एंगल से बात नहीं की जा रही है। किसके एंगल से बात की जा रही है, क्योंकि उसका एक लॉजिक है, जो रिसीव्ड करता है वो लोन यूज नहीं करता। लोन कौन यूज करता है, जो इंटरेस्ट पे करता है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट, कि जो लोन है ना, लोन, वो लोन यूज कहां किया जा रहा है, समझ में आ गई बात। और लोन कौन यूज करेगा, जो लोन लेगा। इनकम किसकी होगी, जो लोन देगा। इसे लोन देने वाले के पॉइंट से बात नहीं की जा रही, क्योंकि बहुत बार आपके दिमाग में यही एडजस्ट नहीं होगा और कभी आप लप्पा मारोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा इंटरेस्ट इज रिसीवेबल। तो आपके दिमाग में आएगा कि आप रिसीवेबल के एंगल से बात नहीं की जा रही है। उसका लॉजिक ये है कि वेयर द लोन इज बीइंग यूज्ड, कि वो लोन का पैसा आप कहां यूज कर रहे हैं। यदि लोन का पैसा यदि इंडिया में यूज किया जा रहा है तो इनकम डीम टू राइज इन इंडिया। यदि लोन का पैसा यदि यूज किया जा रहा है चाइना में तो इनकम डीम टू राइज इन चाइना, नॉट इन इंडिया। I think clear to everyone. This is the intention of government behind this provision. अब उसके लिए लैंग्वेज क्या दी है, वो लैंग्वेज पढ़ा रहा था। इंटरेस्ट इज पेएबल बाय इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो इफ इंटरेस्ट इज पेएबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सेकंड, इफ इंटरेस्ट इज पेएबल बाय रेजिडेंट एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है जो मैंने अभी बताई, क्या, वेयर मनी बोरोड, मतलब जो भी आपने लोन लिया था, so that loan is being used for the purpose of business or profession outside India या for the purpose of earning any income from any source outside India। क्योंकि यदि लोन इंडिया के बाहर यूज किया जा रहा है तो क्या माना जाएगा, इनकम डीम टू अराइज आउटसाइड इंडिया। तो जनरली हम ये मानते हैं कि रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट है तो लोन कहां यूज करेगा, इंडिया में यूज करेगा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट माना जाता है इनकम डीम टू राइज इन इंडिया। लेकिन उसके केस में एक्सेप्शन करके इन्होंने पॉइंट डाल दिया। और एक्सेप्शन में क्या लिखा, लिखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है, लेकिन जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। और एक्सेप्शन में क्या क्लियरली दे रही है कि यदि रेजिडेंट ने लोन लिया है, लेकिन रेजिडेंट ने भी लोन कहां यूज किया है, चाइना में, तो इसका मतलब लोन कहां यूज आ रहा है, चाइना में। तो इनकम डीम टू राइज आउटसाइड इंडिया, नॉट इन इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, रेजिडेंट पर्सन का, और इसके केस में मैंने आपको एक्सेप्शन भी बता दी। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। इंडियन गवर्नमेंट ले लिया, रेजिडेंट पर्सन ले लिया, तो थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा, नॉन रेजिडेंट। If loan is taken by the non-resident, non-resident किससे लोन ले सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट से भी लोन ले सकता है और नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट से भी लोन ले सकता है। तो ये किससे लोन ले रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉन रेजिडेंट ने लोन लिया, तो यहां पे नॉन रेजिडेंट मतलब कोई चाइनीज, कौन है बेटा, चाइनीज, अमेरिकन, जापानीज, श्रीलंकन, कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट। उस नॉन रेजिडेंट ने यदि कोई लोन लिया है, आप ऐसे देखो, ये इंडिया है, कोई जापान वाला लोन ले रहा है, तो जापान वाले ने यदि लोन लिया तो जापान वाला जो लोन ले रहा है वो लोन पर क्या करेगा, इंटरेस्ट पेड और पेएबल। तो नॉर्मली जनरली चाइना, अमेरिका, जापान, पूरा वर्ल्ड ही लोन ले रहा होगा, ये इंडिया में क्यों टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो ये इनकम किसकी होगी, नॉन रेजिडेंट की नहीं होगी, इनकम किसकी होगी, एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब मैं भी रेजिडेंट मैं भी नॉन रेजिडेंट।
तो इस पर्सन की इनकम होगी, तो ये इनकम अपन क्या बोलेंगे, डीम्ड टू अराइज आउटसाइड इंडिया। यदि किसी बच्चे के दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो 1 मिनट के लिए होल्ड करना, पूरा कंप्लीट हो जाने दो। तुम में से कोई ये ट्राई कर सकता है कि इस कंसेप्ट की एक्सेप्शन क्या हो सकती है? नहीं, मैंने एक वर्ड बोला था, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, लोन का यूज किया जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो जनरली मैंने क्या बोला, नॉन रेजिडेंट में जनरली आपके दिमाग में ये आएगा कि अमेरिका वाला लोन ले रहा है तो ऑब्वियसली अमेरिका में यूज करेगा, जापान वाला लोन ले रहा है तो क्या यूज करेगा, जापान में यूज करेगा। नॉर्मली तो ऐसा ही होगा ना। लेकिन आजकल ग्लोबलाइज्ड भी है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो देखते हैं लोन कहां सस्ता है, फिर वहां से लोन लेते हैं और जहां उनको अपना बिजनेस लगाना होता है वहां पे करते हैं, बड़े लेवल पे काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। क्या क्या चारों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नॉर्मली यदि नॉन रेजिडेंट ने यदि कोई भी लोन लिया है, बोलो मेरे साथ, यदि नॉन रेजिडेंट ने यदि कोई भी लोन लिया है तो नॉन रेजिडेंट के द्वारा जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो जनरली ये माना जाता है कि नॉन रेजिडेंट यदि लोन लेके जो इंटरेस्ट पे करेगा तो जनरली वो लोन का यूज होगा इंडिया के बाहर, इसलिए जनरली वो टैक्सेबल नहीं होता, इनकम डीम टू अराइज आउटसाइड इंडिया है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या आएगा, कोई बताएगा? यस, कि नॉन रेजिडेंट ने लोन तो लिया किसी भी पर्सन से, लेकिन ये लोन कहां यूज किया जा रहा है, फॉर बिजनेस या प्रोफेशन इन इंडिया, या एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। मतलब कोई भी इनकम को अर्न करने के लिए जिसका सोर्स इंडिया में या आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया में, उस पर्पज के लिए आपने क्या किया है, लोन लिया है। तो देन इनकम तो ऑब्वियसली रिसीव करने वाले की होगी। ये रिसीव करने वाला कौन होगा, कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो इस पर्सन की क्या होगी, इनकम होगी डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। ये थर्ड पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, एनी कंफ्यूजन? हाँ बेटा, कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? अब एक बार लैंग्वेज पढ़ लो। पॉइंट नंबर 3, इफ इंटरेस्ट इज पेएबल, पॉइंट नंबर 3, इफ इंटरेस्ट इज पेएबल बाय एनआर, एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट, व्हेन मतलब तभी, नॉट इन एवरी केसेस, क्योंकि नॉन रेजिडेंट यदि कोई भी इंटरेस्ट यदि पे करेगा तो जनरली लोन इंडिया के बाहर यूज किया जाएगा, तो इनकम अराइज इन इंडिया नहीं होता। लेकिन तभी अराइज होगा जब व्हेन मनी is borrowed used for the purpose of business and profession carried in India या source of income India में हो, then such interest is treated as deemed to accrue or arise in India। नहीं समझ में आया बेटा? आई थिंक वापस रिपीट करूं, पूरा पॉइंट यह क्लियर हो गया। और यदि पूरे कंसेप्ट को वन वर्ड में यदि किसी को बोलना है तो माइंड में सेट हो गया होगा, सर इंटरेस्ट देने वाला और लेने वाला बाहर में जाए। ये जो इंटरेस्ट दिया जाता है किसी लोन के लिए दिया जाता है, वो लोन का मतलब अमाउंट, लोन मतलब पैसा, मनी, वो मनी आप कहां यूज कर रहे हो, जो आप बोरो कर रहे हो। यदि वो मनी इंडिया में यूज की जा रही है, डीम टू अराइज इन इंडिया, और यदि वो मनी इंडिया के बाद यूज की जा रही है तो डीम टू अराइज आउटसाइड इंडिया। ये लॉजिक है। मतलब वन वर्ड में कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं लिखना। इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यदि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, यदि इंडियन गवर्नमेंट यदि लोन लेती है तो पैसा इंडिया में यूज होगा, इंडिया के बाहर यूज नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीवन। ये तो इंप्लाइड है, इंडियन गवर्नमेंट को पूरे वर्ल्ड से क्या लेना देना है। तो यदि इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट ने यदि कोई भी लोन लिया है तो ऑब्वियसली इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। लेकिन यदि रेजिडेंट यदि लोन ले रहा है तो जनरली इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया है, क्योंकि रेजिडेंट है, क्योंकि ये माना जाता है कि रेजिडेंट पैसा कहां यूज करेगा, इंडिया में। लेकिन फिर भी एक लाइन डाल दी, क्या लाइन डाल दी, यदि उसने जो लोन लिया है उस लोन को बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है इंडिया के बाहर, तो नॉट डीम टू अराइज इन इंडिया। ये याद है। थर्ड, यदि नॉन रेजिडेंट ने यदि कोई लोन लिया है तो नॉन रेजिडेंट जनरली जो लोन ले रहा है तो वो कहां यूज करेगा, इंडिया के बाहर ही। इसे इनकम डीम टू नॉट अराइज इन इंडिया।
लेकिन यदि नॉन रेजिडेंट ने यदि कोई इंटरेस्ट दिया है लोन लेके, यदि वो लोन का अमाउंट यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है इन इंडिया, तो देन इनकम डीम्ड टू अराइज इन। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल माइंड में सेट हो गया सबके? कंफर्म? तो आगे now we come to another concept, that is the दो पॉइंट है, एक है रॉयल्टी और एक है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब वही थीम, कौन सी थीम? कौन सी थीम जल्दी बताओ? इंटरेस्ट वाले थीम पे ही आपको रॉयल्टी बात करनी है। रॉयल्टी होता क्या है? किसी को रॉयल्टी पता है? उसके बारे पर ही बात कर लेंगे। इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल था, इंटरेस्ट दिया जाता है लोन के बदले, तो रॉयल्टी किसके बदले दी जाती है? तुमने आईपीआर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पढ़ोगे आगे। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्या वर्ड बोला मैंने? आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लाइक पेटेंट, कभी सुना होगा कि कंपनी ने पेटेंट करा लिया, पर्सन ने पेटेंट करा लिया। पेटेंट मतलब इन्वेंशंस, आपने कोई डिस्कवर किया। ये सब तुम लोग ईसीआईपीएल के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, मुझे पढ़ाना नहीं है, मैं तो एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि यदि आप कोई इन्वेंशंस करते हो, यदि आप कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जैसे आपको याद होगा कि महिंद्रा ने एक कार लॉन्च की थी, मुझे अभी पूरा डेटा याद नहीं आ रहा, तो महिंद्रा ने एक कार लॉन्च की थी BE6E करके, तो उसको अपना नाम बदलना पड़ा था। BE6E हटाना पड़ा उनको, BE6 यूज करना पड़ा, ऐसा कुछ चेंज हुआ, मुझे भी पूरा याद नहीं आ रहा, तो उनको बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो इंडिगो का राइट, इंडिगो ने बोला ये तो हम यूज करते, तुम यूज नहीं कर सकते, तुम्हें यूज करना था, रॉयल्टी दो या नाम हटा दो। तो महिंद्रा ने इमीडिएटली क्या किया? नाम हटा दिया, बोला नहीं हमें कुछ नहीं करना। तो फटाफट सारी कार से क्या किया? और नाम हटाया, जो ऑब्जेक्शंस था। तो ऐसे बहुत सारी आईपीआरस होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है चिन्मय ट्यूटोरियल्स, कोई बच्चा बोले सर मैं भी चिन्मय ट्यूटोरियल्स यूज करके पढ़ा लूं, ऐसे थोड़ी पढ़ा सकते, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, समझ में आ गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गए, ऐसे बहुत सारी आपके आईपीआरस है। आईपीआरस मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यदि मैंने कोई पेटेंट करा लिया और कोई पर्सन आके बोलता है सर मुझे आपका पेटेंट यूज करना, तो मैं क्या बोलूंगा? यूज कर लो। क्या दो मुझे? रॉयल्टी। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो यस, नाउ वी कम टू द सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 6। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 6। रॉयल्टी किसके बदले दी जाती है? रॉयल्टी किसके बदले दी जाती है? कोई भी आईपीआर यदि आप यूज करने का राइट दोगे, तो यदि आप कोई आईपीआर यूज करने का राइट दोगे तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम तो लेने वाले की है, लेकिन अपन किसके एंगल से बात करते हैं? जो रॉयल्टी पे करेगा, मतलब जो उस आईपीआर को यूज करेगा। तो जैसा आपने अभी इंटरेस्ट के लिए पढ़ा, तो सेम टू सेम बनाने का ट्राई कर, बना सकते हो अपने आप, बना सकते हो बेटा। वही 3 पॉइंट में डिवाइड कर दो, यदि सेम थीम है तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? इंडियन गवर्नमेंट। यदि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लिया है? कोई भी आईपीआरस। आईपीआरस क्या होते हैं? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन डॉट 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 डॉट। तो ये आईपीआर यदि फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने लिए, तो ये जो आईपीआर यूज किए जा रहे हैं, इसके बदले इसको क्या देना पड़ेगा? कौन देगा? जो आईपीआर ले रहा है। तो इन आईपीआर को जो आप राइट टू यूज ले रहे हो, राइट टू सेल ले रहे हो, जो भी आप राइट ले रहे हो, तो ये आईपीआर किसी और पर्सन का है और इंडियन गवर्नमेंट ने वो आईपीआर लिया, और ये आईपीआर कौन यूज कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। तो किसी और के आईपीआर यदि इंडियन गवर्नमेंट यूज करती, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? उन आईपीआर को यूज करने के बदले देनी पड़ेगी रॉयल्टी। क्या देनी पड़ेगी? नहीं आया समझ में? और यदि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई भी रॉयल्टी पेड और पेएबल है, ये आपको लॉजिक पता ही है, यदि कोई भी रॉयल्टी पेड और पेएबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट है, तो इनकम किसकी है? देने वाले की नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी देना क्या है? खर्चा है।
लेकिन जिसको रॉयल्टी मिलेगी उसके लिए क्या है, तो इनकम किसकी होगी, एनी पर्सन। तो ये जो एनी पर्सन है उसकी क्या है, इनकम है। और ये इनकम इंडिया में मानी जाएगी, इंडिया की बाहर मानी जाएगी, इंडिया में मानी जाएगी, क्योंकि रॉयल्टी दे कौन रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। सेम थीम। तो ये रॉयल्टी जो मिलेगी एनी पर्सन को, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। हाँ बेटा तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रही हो, क्या कंफ्यूजन है, आईपीआर आप कहां यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आईपीआर है पेटेंट। अब पेटेंट से मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो प्रोडक्ट कहां बना रहा हूं, इंडिया में बना रहा हूं, तो इसका मतलब वो पेटेंट का यूज हो रहा है इंडिया में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो हम ये मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा मतलब कहानी खत्म। इंडियन गवर्नमेंट के केस में लफड़ा नहीं करते, वहां पे भी नहीं किया था, यहां भी नहीं करेंगे। ये लफड़ा अपन कहां देखेंगे, यदि रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट हो। समझ में आ गया, आवाज नहीं आ रही, आगे बढ़ू, तुम लोगों से ही बुलवाने का ट्राई करता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या होना चाहिए बेटा, तुम बताओ, तुम तो कल आई नहीं थी, फिर तुम आई थी कल, तुम भी नहीं आई थी, तुम तो आई थी, तुम बताओ बेटा पॉइंट नंबर 2 क्या होना चाहिए। एनी पर्सन आईपीआर ले रहा है, आईपीआर यूज करने का राइट दे रहा है, तो राइट टू यूज कौन ले रहा है, रेजिडेंट। तो यदि कोई भी रेजिडेंट पर्सन ने क्या किया, आईपीआर लिए, राइट टू यूज लिया है, तो यदि आईपीआर को राइट टू यूज लिया है, किससे लिया है, एनी पर्सन से। तो रेजिडेंट वो जो भी आईपीआर लेगा, मतलब आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को आप यूज करोगे ना, तो कहां यूज कर रहे हो, तो रेजिडेंट पर्सन है तो कहां यूज करेगा, जनरली इंडिया में ही माना जाएगा। तो इसे रेजिडेंट पर्सन के द्वारा जो आईपीआर को यूज किया जाता है, इसके बदले जो भी रॉयल्टी, बोलो, जो भी रॉयल्टी पेड और पेएबल होगी, इनकम किसकी होगी, तो ये इनकम क्या माना जाएगा, डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। इसका मतलब जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन जब रॉयल्टी के रिगार्डिंग आएगा, तो आपको क्या देखना है, समझ में आ गया, ये देखना है कि जो रॉयल्टी ले, मतलब जो रॉयल्टी पे कर रहा है, मतलब जिसने आईपीआर लिया है, तो वो आईपीआर ले रहा है तो कहां यूज कर, जनरली रेजिडेंट पर्सन है तो माना जाता है कि वो इंडिया में यूज करेगा। तो इसलिए रेजिडेंट पर्सन के द्वारा जो भी रॉयल्टी पे की जाती है किसी भी आईपीआर को यूज करने के लिए, तो वो इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। कोई डाउट टू एनीवन, इसका एक्सेप्शन क्या बनाओगे, आवाज नहीं आ रही, यस। यदि जो भी आपका आईपीआर है, यदि जो भी आपका आईपीआर है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया, मतलब आप जो भी पेटेंट है किसके लिए यूज करोगे, बिजनेस के लिए। पेटेंट का मतलब होता है आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट बनाया तो क्या होता है कि प्रोडक्ट पे पेटेंट किसी और का है, तो ये प्रोडक्ट आप कहां बना रहे हो, चाइना में बना रहे हो, तो इसका मतलब पेटेंट आपने कहां यूज किया, चाइना। क्या क्या था, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मींस ये रेजिडेंट पर्सन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो यदि रेजिडेंट पर्सन ने भी कोई आईपीआर लिया, तो ये आईपीआर का जो राइट टू यूज है, और इसके बदले क्या कर रहा है, ये रॉयल्टी पे कर रहा है। लेकिन ये आईपीआर जो यूज किए जा रहे हैं, किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। तो ये जो भी रॉयल्टी पे की जाएगी, इनकम तो किसकी होगी, लेकिन ये इनकम क्या मानी जाएगी, डीम्ड टू, नॉट डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, नॉट डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, क्योंकि ये आईपीआर का यूज किए जा रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं इंडिया के। मेरा कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, सबको क्लियर है ये। और मुझे लगता है कि इसके बाद थर्ड पॉइंट भी आपका अपने आप ही बन जाएगा।
तो में से कोई ट्राई करेगा थर्ड पॉइंट रेजिडेंस? यदि नॉन रेजिडेंट ने क्या लिया, कोई भी आईपीआर लिया, ठीक है ना, और इसको उस आईपीआर को यूज करने के लिए क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो जनरली ये टैक्सेबल नहीं होता। कब टैक्सेबल होगा, यदि ये आईपीआर, ये जो भी ये बता आपने पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो भी आपने लिया ये क्या हो रहे हैं, और बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं यूज्ड इन इंडिया। तब ये जो भी एनी पर्सन को जो भी रॉयल्टी मिलेगी, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। नहीं आया समझ में? मतलब ये मैंने लिखवा दिया, लेकिन जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जैसा अपन इंटरेस्ट वाली थीम थी ना, वैसा ही रॉयल्टी के अंदर भी सेम पॉइंट रखना है। और एग्जाम में तो आपको एक पॉइंट याद करना है, बाकी दोनों पॉइंट में याद रख लेना कि सेम स्टाइल। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अब एक और पॉइंट है, वो मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं ओरली बोल देता हूं, क्योंकि अब तो आपके माइंड में सेट हो गया कि क्या बोलना है, क्या लिखना है। बस यहां पे क्या चीज है, इज अ नेक्स्ट पॉइंट। अब इतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, वो मैं कट कर देता हूं। क्या ये जो नोट दिया हुआ है ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने दे रखा है रॉयल्टी आप किसके लिए पे करोगे, कोई इंफॉर्मेशन के लिए, पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, कॉपीराइट के लिए, कोई फॉर्मूला के लिए, ट्रेड सीक्रेट के लिए। वो ये जब आप आईपीआर पढ़ोगे तब आपके माइंड में सब कुछ आ जाएगा। ये नोट आपको पढ़ना नहीं है, कट कर देना। यस, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 7, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 7, 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 7। 5 में क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट। 6 में क्या पढ़ा था, आवाज नहीं आ रही, रॉयल्टी फॉर आईपीआर्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। और 7 में आप क्या पढ़ोगे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, समथिंग लाइक दैट। कोई बताएगा टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है? टेक्निकल सर्विसेज समझ में आता है, टेक्नोलॉजी। तो यदि कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड यदि आप कोई भी सर्विसेज लेते हो, तो जनरली क्या होता है, इंडियन कंपनी को इंडिया के बाहर लेना पड़ता है। लेकिन आजकल कुछ इंडियन कंपनीज है जो फॉरेन कंपनीज को भी टेक्नोलॉजी देती। अब इंडिया चेंज हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। तो ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज ली, तो टेक्निकल सर्विसेज ली तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी उसके लिए। तो इनकम किसकी होगी, लेने वाले की, देने वाले के लिए खर्चा होगा। लेकिन वो जो टेक्निकल सर्विसेज जो है, लेने वाले के पॉइंट से इनकम में बात सही है, लेकिन अपन हमेशा क्या देखते हैं, ये टेक्निकल सर्विसेज यूज कहां हो रही है, आपके माइंड में सेट हो गया। इंटरेस्ट के लिए लोन होता है, ये माइंड में याद रखना, इंटरेस्ट के लिए लोन होता है, लोन कहां यूज किया जा रहा है। रॉयल्टी के केस में आईपीआर होता है कि आईपीआर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आप कहां यूज करते हो। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में डायरेक्टली आता है कि वो टेक्निकल सर्विसेज जो आप ले रहे हो, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका इंडिया में या इंडिया के बाहर है। तो शायद ये पॉइंट मुझे लगता है जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ऑलरेडी बोल देता हूं, लिखवाने का टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि टाइम वेस्टेज से समझ में आ गया कि इसमें होगा क्या। वापस से क्या बनेंगे, 3 पॉइंट बनेंगे। तो तुम ही लोगों से बुलवा लेता हूं, पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, इंडियन गवर्नमेंट। यदि इंडियन गवर्नमेंट ने यदि कोई भी टेक्निकल सर्विसेज ली, तो इंडियन गवर्नमेंट जो टेक्निकल सर्विसेज ले रही है उसके लिए जो फीस पे कर रही है, वो फीस जिस भी पर्सन को मिलेगी उसके लिए माना जाएगा इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, क्योंकि दैट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज बीइंग पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, रेजिडेंट। यदि रेजिडेंट ने यदि कोई भी टेक्निकल सर्विसेज ली या कोई भी मैनेजरियल सर्विसेज ली, तो टेक्निकल या मैनेजरियल सर्विसेज के लिए वो जो भी फीस देगा, आप ऐसे समझो, आज मैं रेजिडेंट हूं, है ना, मैं किसी अमेरिकन कंपनी से क्या करता हूं, कोई टेक्निकल सर्विसेज ले लेता हूं, तो साइलेंट में क्या माना जाएगा कि मैं चिन्मय जैन यदि टेक्निकल सर्विसेज ले रहा हूं इंडिया में, मैं रेजिडेंट हूं, तो ऑब्वियसली वो टेक्निकल सर्विसेज कहां यूज करूंगा। तो यदि रेजिडेंट यदि टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो फीस देता है,
वो इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, जिनमें जिनके सपने बहुत बड़े, ये लोकल बंदा नहीं है, ये इंटरनेशनल है। बहुत लोग हैं, अडानी अंबानी बड़ी बड़ी कंपनीज की आप बात करो, क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेसेस है उसके। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? आप बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे पर्सन के देखेंगे, उनके बिजनेस सेटअप पूरे वर्ल्ड में। तो यदि कोई रेजिडेंट ने क्या किया, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ली और उस टेक्नोलॉजी के आधार पे वो बिजनेस यूज कर रहा है, कहां पे? आउटसाइड इंडिया। तो देन इनकम डीम टू अराइज आउटसाइड। समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट, नॉन रेजिडेंट। यदि नॉन रेजिडेंट ने यदि कोई भी टेक्निकल सर्विसेज ली, वो टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो भी फीस पे कर रहा है, तो जनरली क्या होता है, वो इनकम डीम टू अराइज आउटसाइड इंडिया होता है। लेकिन यदि वो टेक्निकल सर्विसेज यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यदि इंडिया में यदि यूज की जा रही है, तो इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। लिखो, कोई फायदा ही नहीं है, आपको नोट्स में भी नहीं लिखना बोला, सेम थी, क्योंकि वैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसमें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बेसिकली जितने भी अपन ने पॉइंट पढ़े, तो इसका टारगेट क्या था, ये आइडेंटिफाई करना था कि यदि इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया है, तो इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया का मतलब क्या हो गया, इंडियन इनकम हो गया। अब इंडियन इनकम मतलब टैक्सेबल फॉर ऑल, वो एक अलग बात है। समझ में आ गई बात? और फॉरेन इनकम ही टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट, ये क्लियर है? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। यदि किसी को नॉलेज के लिए पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप ये इग्नोर कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FTS। FTS का मतलब होता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एफ मतलब फीस, और टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो फीस दी जा रही है, इतना डिटेल में मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने समझ ली है। रीड करने की जरूरत है? तो सेक्शन 9 कंप्लीटेड। सेक्शन 9 में क्या पढ़ा अपन ने, इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इनकम यदि इंडिया में अराइज होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडियन इनकम। अदरवाइज वो क्या बन जाती है, फॉरेन इनकम। किन किन को समझ में नहीं आया? सबको आ गया? ईमानदारी से बताओ, आवाज नहीं आ रही? लेकिन ये चार्ट पे आने से पहले, मतलब चार्ट पे नहीं, क्वेश्चन पे आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, क्वेश्चन में बहुत सारी इनकम दे रखी होगी, है ना? जल्दी से टैक्सेबिलिटी बनाओ, सर टैक्सेबल होगा नॉन टैक्सेबल है, जब मत कर। सबसे पहले उस इनकम को पढ़ो ध्यान से। समझ में आ गई बात? इनकम को पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई करो कि वो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। ये समझ में आ गया? कभी डायरेक्टली मत बोलो क्वेश्चन पढ़ा आपने डायरेक्टली बोल दिया टैक्सेबल, पाप है पाप। कभी कभी गलती से आंसर आ भी जाता है, आंसर गया तेल लेने, अपन आंसर के पीछे भागते ही नहीं, आंसर हमारे पीछे भागता है। तो हमें ये नहीं देखना कि हमारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, ये मतलब ही नहीं है। एक तरीका है, तरीका ये है कि क्वेश्चन में जो भी इनकम दे रखी है, इनकम के आगे आपको हमेशा लिखना है। फिलहाल क्या लिखना है, कि वो इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम। समझ में आ गया? फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, हु आर यू, आप कौन हो। यदि आप रेजिडेंट हो तो चाहे इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम, बोलो बेटा। यदि आप रेजिडेंट हो, कल ही पढ़ा था अपन ने, जो कल एब्सेंट होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, कल अपन ने डिटेल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यदि आप इंडियन रेजिडेंट हो, क्या है, आवाज नहीं आ रही? यदि इंडियन रेजिडेंट हो तो चाहे इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन यदि आप नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम पर ही टैक्स देना, फिर आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गई बात? साथ में करेंगे उसे। जिनके पास बुक है तो आंसर्स भी होंगे, क्योंकि ये सॉल्व है और आंसर में गलती हो सकती है, इसलिए आंसर पढ़ना नहीं, ओनली क्वेश्चन ही पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। Mrs. Geeta and Mrs. Leena are Bainas, sisters. They earned the following income during the financial year 25-26. Mrs. Geeta is settled in the Malaysia since 1989. Since कहाँ settled है? Visit India
फॉर ए मंथ, मंथ मतलब 30 या 31, लड़ना नहीं। कोई बोलेगा 30 है, कोई बोलेगा 31 है, मान लो कुछ भी यार। कोई बोलेगा 28 भी हो सकता है, फरवरी में आए तो 28 हो या 30 हो या 31 हो, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? समझ में आ गया होगा, माइंड में सेट हो गया होगा। इंडिविजुअल है तो जल्दी से आप चले गए होंगे बेसिक कंडीशन पे, बेसिक कंडीशन में गए होंगे तो जाते ही आपके माइंड में आ गया होगा सर पहले बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही 182 डेज वाली भी, और सेकंड बेसिक कंडीशन 60 इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वो भी फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि इन ए 1 ईयर ओनली 30, 31, 28 या 29 ईयर है। समझ में आ गया? और बेसिक कंडीशन इज नॉट फुलफिल, इसका मतलब मिसेस गीता जी यू आर एनआर। नहीं आया समझ में? आवाज नहीं आ रही? कंफर्म है? आगे बढ़ू? क्यों अपने जल्दी नहीं है? मैंने पहले ही बोला कि आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और मैं ज्यादा क्वेश्चन में बिलीव भी नहीं करता। आप कुछ बच्चे क्या होते हैं 1000 क्वेश्चन करे या 500 क्वेश्चन करे कोई फायदा नहीं होता। आप 4 क्वेश्चन कर लो, समझ के कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, समझ के एक एक लाइन का पोस्टमार्टम विद रीजन, जितना डिबेट कर सकते हो उतना डिबेट करना चाहिए, क्योंकि उससे ही कंसेप्ट क्लियर होता है। क्या होता है? कंसेप्ट क्लियर होता है। मिसेज लीना इज सेटल्ड इन इंदौर। इंदौर मतलब बताने की जरूरत नहीं, इंडिया। तो इंडिया में सेटल्ड है, इसका मतलब क्या हो गई 97 से वो सिर्फ इंडिया में रह रही है क्योंकि उसकी शादी होगी। समझ में आ गई बात? तो 97 से इंडिया में रह रही है तो ऐसा मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। लिख दो रेजिडेंट, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई, क्योंकि टीआई अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि अपने जीटीआई पे जाना है, नॉर्मल कंसेप्ट पे जाना है। तो कंप्यूट द जीटीआई ऑफ द मिसेस गीता एंड मिसेस लीना फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, क्योंकि प्रीवियस ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27। सब रेडी है? जल्दी नहीं है अपने को, मैंने पहले ही बता दिया। ना 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 ना, जंप नहीं करना। टारगेट आपका यही है कि टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल होगा। तो अभी आपको टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल पे नहीं जाना, आपको सबसे पहले किस पे जाना है? पहली लाइन क्या होगी? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। फिर उसके बाद देखेंगे कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। ये क्लियर है सबको? यस, रेडी एवरीवन इन द क्लास? आ जाओ फटाफट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रेडी रहना। पॉइंट नंबर 1, इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन इन मलेशिया। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन मलेशिया। प्रोफेशन मतलब बिजनेस, बिजनेस और प्रोफेशन एक ही बात है। आपका बिजनेस ही कहां है? इंडिया के बाहर है, लेकिन सेटअप आपने इंडिया में कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका बिजनेस ही कहां है? आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब आपकी कौन सी होगी? फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम को आपने क्या कर रखा है? इंडिया के अंदर सेटअप कर रखा है। तो एक बार जल्दी से वो चार्ट देख लो, जल्दी से चार्ट देखो एक बार। कौन सा अलग? 2 चार्ट मैंने बताए थे आपको, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड एचओएफ फॉर अदर्स। तो इंडिविजुअल एचओएफ के लिए उसमें 3 पॉइंट थे, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। तो फॉरेन इनकम सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। लेकिन एक फॉरेन इनकम होती है जो नॉन ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल हो जाती है। कौन सी वाली? यदि बिजनेस सेटअप इन इंडिया है, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑर्डिनरी वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो 2 ही है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। समझ में आ रही है बात? और ये रेजिडेंट कौन सा रेजिडेंट है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं, तो ऑर्डिनरी है क्योंकि ये इंडिया में नहीं है। ये बिजनेस कहां है? इंडिया के बाहर, मतलब इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड कहां हो रही है? इंडिया के बाहर। देयर मतलब वही मलेशिया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? फॉरेन इनकम। क्या बोलेंगे इसको अपन? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम सेटअप इंडिया में, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यदि आपका कोई भी फॉरेन इनकम है और आपका बिजनेस यदि सेटअप इन इंडिया है, देखो ध्यान से पढ़ो, चार्ट मिल गया बेटा आपको। यदि आपकी कोई भी फॉरेन इनकम है, मतलब आपका बिजनेस भी इंडिया के बाहर है और आपका रिसीव भी इंडिया के बाहर है, तो इसका मतलब इनकम भी आपने अर्न इंडिया के बाहर की है और रिसीव भी आपने इंडिया के बाहर की है, लेकिन आपने सेटअप इंडिया में कर रखा है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आंसर बताओ। मिसेज लीना के लिए तो इनकम ही नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए। क्योंकि मैंने बोला मुझे क्वेश्चन से ज्यादा मतलब नहीं होता, क्वेश्चन तो अपन हजारों बना ले। ये लो,
दोनों मिलकर 15,000 20,000 किसके लिए टैक्सेबल होगा? गीता के लिए टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि गीता कौन है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन मिसेज लीना कौन है? रेजिडेंट। तो मिसेज लीना रेजिडेंट है और इसके लिए ये फॉरेन इनकम है। क्या रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल है? आंसर इज यस। यदि आप रेजिडेंट हो तो आप वर्ल्ड के कोने से कोई भी इनकम अर्न करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए दिया, ये थोड़ी रखा है। एक मिनट, ये क्या हुआ? यस, तो ये क्या है आपकी फॉरेन इनकम। क्या ये नहीं आया समझ में? सबको क्लियर है? तो फॉरेन इनकम ये कौन है? नॉन रेजिडेंट। और ये कौन है? रेजिडेंट। तो इसके लिए टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। किसी को डाउट? और मिसेज लीना के लिए इनकम नहीं दे रखी, यदि दे रखी होती तो टैक्सेबल हो जाती। आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन दिल्ली। आपका बिजनेस कहां है? यदि बिजनेस यदि आपका इंडिया में है और यदि आपका मैनेज यदि इंडिया के बाहर किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस कहां है? दिल्ली में। तो यदि आपका बिजनेस यदि इंडिया में है, यदि आपने बिजनेस यदि इंडिया में कर रखा है, मैनेज एंड कंट्रोल यदि आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनकम अर्न इन इंडिया। क्योंकि यदि आपका दिल्ली में यदि बिजनेस है तो बिजनेस कनेक्शन पूरा आपका इंडिया में हुआ, तो इसको आप क्या बोलोगे? इनकम अर्न इन इंडिया। क्या बोलेंगे इसे अपन? इनकम अर्न इन इंडिया। और यदि कोई भी इनकम यदि आपने इंडिया में अर्न की तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है नहीं होती है? जल्दी बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट आल्सो। कोई डाउट है? जल्दी नहीं अपने को, कोई कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 3, रेंट कंप्यूटेड। रेंट कंप्यूटेड, क्योंकि रेंट कहां जाता है? एचपी के अंदर जाता है। तो वो एचपी के अंदर कोई भी कंप्यूट का तरीका होगा, अपने को चैप्टर पे नहीं जाना भी। तो जो भी आपका रेंट है, अभी तो मैं ये जानना है कि रेंट जो होगा वो इंडिया में इंक्लूड करना है या इंक्लूड नहीं करना। अभी अपन उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो यदि रेंट जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन मलेशिया, डिपोजिटेड इन ए बैंक एट मलेशिया। यार आया? कोई भी इनकम इंडियन इनकम तभी मानी जाएगी जब रिसीव्ड इन इंडिया हो। पहली बार आपने कहां रिसीव्ड कर लिया? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? मलेशिया में रिसीव्ड किया। और प्रॉपर्टी कहां से सिचुएटेड है? मलेशिया। तो मलेशियन प्रॉपर्टी को यदि आप रेंट पे दोगे तो इनकम डीम टू अराइज आउटसाइड इंडिया। यदि प्रॉपर्टी इंडिया में होती तो इंडियन इनकम बन जाती। समझ में आया? क्योंकि मैंने क्या बताया था? इफ एनी प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, उस प्रॉपर्टी से यदि आप कोई भी इनकम अर्न करोगे तो क्या माना जाएगा? इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। तो यहां पे जो हाउस प्रॉपर्टी वो भी इंडिया के बाहर है और जो आपने रिसीव्ड किया वो भी इंडिया के बाहर किया, तो ऐसे इनकम को आप क्या बोलोगे? मैंने पहले बोला टैक्सेबिलिटी पे नहीं आता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम। तो इस इनकम को मैं इंडियन बोलूंगा या फॉरेन बोलूंगा? फॉरेन। क्यों? ना तो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है और ना ही अराइज इंडिया में हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मैं तुम कंफ्यूज हो रही हो? कोई डाउट? थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये हो सकता है लेटर ऑन रेमिटेंस, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने बताया था कल की क्लास में। क्योंकि रिसीव्ड का मतलब एनी टाइम रिसीव्ड नहीं है, रिसीव्ड का मतलब पहला रिसिप्ट है। और पहला रिसिप्ट कहां हुआ है? इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया क्योंकि प्रॉपर्टी सिचुएटेड इंडिया मलेशिया। तो बेटा यदि प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और यदि आपने रिसीव भी यदि इंडिया के बाहर किया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? फॉरेन इनकम। क्या डाउट है? हाँ, यहां पे क्वेश्चन ये आया कि सर यदि हाउस प्रॉपर्टी यदि आपकी मलेशिया में और यदि आपका रेंट जो आ रहा है वो इंडिया में रिसीव हो रहा है तो क्या माना जाएगा? इंडियन इनकम। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया।
चारों के बीच में क्या एंड नहीं है, और है यार, है कल ही बताया था मैंने। कोई भी इनकम, वापस से एक बार और रिपीट कर, तभी मैंने बोला इसलिए मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं। कोई भी इनकम इंडियन इनकम तभी मानी जाएगी इन 4 पॉइंट के बीच में क्या है बेटा, और। या तो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो, इंडिया में रिसीव्ड हो तो भी इंडियन इनकम है, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम है, यदि इनकम अराइज इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम है, डीम टू अराइज इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम। तो फिलहाल यहां पे क्या है, इनकम अराइज भी इंडिया के बाहर हो रही है क्योंकि प्रॉपर्टी मलेशिया में, और जो रेंट आपका डिपॉजिट हो रहा है वो भी इंडिया के बाहर हो रहा है। नहीं आया समझ में? अपने को कोई जल्दी नहीं बना, क्या बोलेंगे इसको अपन, फॉरेन इनकम। और ये फॉरेन इनकम को आपने इंडिया में बेच दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्लियर है? तो ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि फॉरेन इनकम, लेकिन रेजिडेंट के लिए दे रखा होता, यदि यहां पे दे रखा होता 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए मिसेज लीना के लिए टैक्सेबल होता। क्यों बेटा? क्योंकि मिसेज लीना रेजिडेंट है, रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती। नहीं आया समझ में रीजन? हेलो, क्या तुम कंफ्यूज हो रही हो? मिसेज लीना के लिए क्यों टैक्सेबल होगी फॉरेन इनकम? बोलो नहीं बेटा, फेस देख के मुझे सब समझ में आ जाता है। फॉरेन इनकम मिसेज लीना के लिए टैक्सेबल क्यों है? हु आर यू? तुम नहीं, मिसेज लीना। तो मिसेज लीना कौन है? हाँ, तो रेजिडेंट के लिए सारी इनकम टैक्सेबल है। तो चाहे फॉरेन इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो, तो रेजिडेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अभी मिसेज लीना के लिए तो इनकम दे ही नहीं रखी इन्होंने, ना? किसके लिए दे रखी है? मिसेज गीता के लिए। और गीता कौन है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट पहली बात तो परदेसी, तू है परदेसी, इनकम भी परदेसी, तो क्यों दे टैक्स इंडिया में? समझ में आया बात? क्योंकि मिसेज गीता कौन है? परदेसी, उसकी इनकम भी क्या है? परदेसी। भैया तू तेरा परदेसी, इनकम भी तेरी परदेसी, तो इंडिया का कोई कनेक्शन है क्या? तो टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, एंजॉय इन द टैक्स। जितना ज्यादा कंसेप्ट को फनी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे, मैं बार बार रिपीट करता हूं, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कभी टेक्निकली पढ़ो। यानी जिंदगी में आप टेक्निकली नहीं पढ़ते हो ना, आप कभी याद नहीं कर सकते, या तो आप गधे हो। गधे मतलब 18 घंटे पढ़ने वाले, तो बात अलग है, तो आप पढ़ के पास हो जाओगे। यदि आप नॉर्मल मेरी तरह हो जो लिमिटेड पढ़ाई करता है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंसेप्ट आप पढ़ते हो ना, उस कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। क्या कर दो? क्योंकि माइंड में जो चीजें समझ में आती है ना, वो इजी इजी समझ में आती है, टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन जब एग्जाम में लिखना हो तो फिर उसको कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो? टेक्निकल लैंग्वेज में। मतलब समझना इजी लैंग्वेज में, लेकिन वापस से एग्जाम में लिखते टाइम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। लेकिन जब आपको इजी लैंग्वेज में समझा हुआ होता है और 2-3 बार आपने टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ी होती है, तो आप टेक्निकल लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हो, क्योंकि लॉजिक आपको पता है, भावनाएं आपको पता है। चलो, ये तो मैं आपको पढ़ने के तरीके बताता रहूंगा जिससे कि आपका रिजल्ट इंप्रूव होता रहे। अभी आगे बढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 डायरेक्टली मैं ही क्लियर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है, इसलिए इंडियन कंपनी यदि किसी को भी डिविडेंड देगी, यदि इंडियन कंपनी से यदि आपको कोई भी डिविडेंड रिसीव्ड होगा, चाहे रिसीव्ड इंडिया के बाहर हो चाहे रिसीव्ड इंडिया में हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, और कोई भी इनकम यदि डीम्ड टू अराइज इन इंडिया है तो उसको क्या बोलेंगे? तो आपको समझ में आ गया होगा। सर जल्दी जल्दी टैक्सेबिलिटी नॉन टैक्सेबिलिटी भी नहीं जाते। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो जो इनकम है उसको इंडियन बोलूं या फॉरेन बोलूं। और इंडियन इनकम इज, आवाज नहीं आ रही, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल। नहीं आया समझ में? इंडियन इनकम आपके लिए दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। जहां 5,000 रुपये टैक्सेबल फॉर ऑल, 5,000 और 9,000। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है
डिविडेंड फ्रॉम ए मलेशियन कंपनी, मलेशियन कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी, तो यदि फॉरेन कंपनी से यदि आपको डिविडेंड मिला और रिसीव्ड भी, क्या बोलेंगे इसको, किसी को कंफ्यूजन है, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एज वेल इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो यदि इनकम इंडिया के बाहर अराइज हो रही है और रिसीव्ड भी यदि इंडिया के बाहर हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फॉरेन इनकम। अब दूसरा पार्ट, फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, परदेसी, परदेसी इनकम भी परदेसी, इंडिया में क्या करने का, समझ में आया कि नहीं आया, तो ऑब्वियसली 15,000 रुपए क्या होंगे, टैक्सेबल नहीं होंगे। ये सॉल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक है, ये देख लेना है, जिनके बाद बुक है वो चेंज कर लेना, सॉल्यूशंस के अंदर मिस्टेक है। तो 15,000 रुपए टैक्सेबल नहीं होगा, 8,000 रुपए वो टैक्सेबल होगा। तो 8,000 रुपए किसके लिए टैक्सेबल होगा, किसको मिलेंगे, रेजिडेंट को। तो रेजिडेंट को फॉरेन इनकम पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन में क्या मिस्टेक है वो देख लेना, मतलब मिसेस गीता में 8,000 लिखे हो, गलती से टाइप पे मिस्टेक हो गया, 8,000 किसको मिले, मिसेस लीना को। समझ में आ गया, जिनका बुक है वो चेंज कर लेना एक बार सॉल्यूशन के अंदर। नहीं आया समझ में, हेलो एवरीवन, आगे कंटिन्यू करें। पॉइंट नंबर 6, केस गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए फ्रेंड ऑन मिसेस लीनाज 50th बर्थडे। नॉन रेजिडेंट को तो मिला ही नहीं है, रेजिडेंट को मिला है, रेजिडेंट को जो भी गिफ्ट मिला है तो क्या होगा, रेजिडेंट को तो कहीं से भी गिफ्ट मिले, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, इधर लफड़ा ही नहीं है कुछ, टैक्सेबल। नहीं आया समझ में बेटा। एक और कंसेप्ट, एक्चुअली वैसे ये मजबूर भी बताना पड़ रहा है, कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती है, बहुत सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट कवर हो जाता है, इसलिए वो कंसेप्ट एक बार याद कर लो। क्या, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अभी आपको पता है वैसे भी ये मोदी और अमेरिका की बहुत लड़ाई हो रही है एग्रीकल्चर इनकम को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, कि हमें ये परमिशन दे दो, वो परमिशन दे दो, वो एक अलग बात है, एग्रीकल्चर थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया एग्रीकल्चर इनकम किनकी होती है, फार्मर्स की होती है, बेचारे गरीब। किनकी बात हो रही है, फार्मर्स। फार्मर्स के लिए तो पता है कि आपको क्या होगा, क्या होगा, फार्मर्स के तो कर्ज माफ कर देती है गवर्नमेंट। यदि थोड़ा सा भी आपको पॉलिटिक्स का नॉलेज होगा तो पॉलिटिकल जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पहला एजेंडा होता है, पॉलिटिक्स वाली पार्टीज बोलती है हम फार्मर के कर्ज माफ कर देंगे। और फार्मर के कर्ज क्यों माफ किए जाते हैं, उसका लॉजिक ये होता है कि भैया फार्मर्स लोन लेते हैं, खेती करते हैं, ज्यादा बारिश हुई तो खराब, बारिश नहीं हुई तो खराब। बात वो अलग है कि आजकल आईटीएंस भी आ गए, यदि जिसको ज्यादा नॉलेज होगी और रील्स देखने होंगे उनको पता है कि आईटीएंस आईएम्स भी आजकल फार्मिंग कर रहे हैं विद टेक्नोलॉजी, और बोलते भैया 1 बीघा के अंदर भी बहुत कमाई हो जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल फार्मर्स है वो कमा नहीं पाते, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें उनको नॉलेज नहीं है। तो जनरली क्या होता है, फार्मर्स को नुकसान ही होता है, ये आपको नॉर्मली पता होगा, या फार्मर्स को देखोगे तो बर्बादी है, जमीन से वो अमीर हो गए बात अलग है, जमीन वाले अमीर है वो एक अलग बात है, लेकिन फार्मिंग करके वो कमाते नहीं है कुछ भी। और वैसे भी एग्रीकल्चर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम आती है, एग्रीकल्चर इनकम समझ में आता है, तो यदि आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम आती है फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया तो एग्जम्प्ट है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसकी एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में, और उससे वो जो भी इनकम अर्न करेगा वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। जब एग्जम्प्ट है तो आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, टैक्सेबल होगी ही नहीं। समझ में आ गई बात। लेकिन यदि एग्रीकल्चर इनकम आपको आ रही है फ्रॉम दी एग्रीकल्चर लैंड दैट इज सिचुएटेड इन जापान, इन मलेशिया, इन सिंगापुर, तो क्या होगा, तो टैक्सेबल। नहीं आया समझ में, वो तो बात की बात है। सिंपल कंसेप्ट ये है कि यदि आपकी जो एग्रीकल्चर जो लैंड है ना,
वो एग्जेम्पशन हम तभी प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। दिस इज द लॉजिक ऑफ गवर्नमेंट। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम यदि इंडिया में तो एग्जेम्प्ट है, यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर है तो क्या होगा, टैक्सेबल। समझ में आ गई बात? मतलब ये एक्चुअली आउट ऑफ बॉक्स हो गया, ये एक अलग चैप्टर हो गया कि कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्जेम्पशन पे चले गए अपन। ये किस पे चले गए, ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला कंसेप्ट नहीं है, ये तो अपन अप्लाई करेंगे अभी ये भी बाद में। लेकिन यदि एग्रीकल्चर इनकम यदि इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट है, चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, ये समझ में आ गया। यदि एग्रीकल्चर लैंड यदि आपके इंडिया में सिचुएटेड है, उस एग्रीकल्चर लैंड से यदि आपकी कोई भी इनकम यदि अराइज होगी तो इनकम इज एग्जेम्प्टेड। इनकम इज, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड इन महाराष्ट्र, इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी एग्रीकल्चर इनकम यदि आप इंडिया में अर्न करते हो तो एग्जेम्प्ट है। अब एग्जेम्प्ट है तो आगे क्या बात करनी, तो आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे दोनों के लिए टैक्सेबल होती, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को हमने क्या कर रखा है, माफ दे रखा है, उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको बोला जाता है कि भैया आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज करो। क्या करो, मैं गलत बात कर रहा हूं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा वो एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं, अपने बिजनेस की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखा के एग्जेम्प्ट कर लेते हैं। मैंने कोई गलत बात बोल दी, लेकिन गलत बात बोलती इसको अवॉइड कर लेते हैं। कम बैक टू द पॉइंट, मतलब होता क्या, एग्रीकल्चर से तो इनकम आती नहीं है, लेकिन ठीक है अपन बीघा के आधार पे क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है, मैं कमाता पता नहीं क्या, लेकिन मैंने क्या किया, 5 लाख की एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी, तो मैंने अपनी इंस्टीट्यूट की जो इनकम है उसको भी डाइवर्ट कर दिया ना, किसमें, और 5 लाख की इनकम मेरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट। गलत बात कर रहा हूं, इलीगल है, गलत है, इग्नोर है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने लोगों के मैनिपुलेशंस के लिए नहीं दिया था। गवर्नमेंट ने जो दिया था इसका मेन इंटेंशन है फार्मर्स। क्या इंटेंशन है, फार्मर्स। तो जो फार्मर्स है, जो भी पर्सन एग्रीकल्चर से इनकम अर्न करता है, तो एग्रीकल्चर जो भी आपकी इनकम इंडिया में होगी वो एग्जेम्प्ट है, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और मेन इंटेंशन क्या है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, जिनको इकोनॉमिक्स आती है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से ही हो, क्योंकि इंडस्ट्री इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। ये बताने की जरूरत नहीं, इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट है, और यही अमेरिका वाले भी कर रहे हैं। अमेरिका भी अपना एग्रीकल्चर प्रमोट करने में लगा हुआ है। चलो कम बैक टू द पॉइंट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्या याद रखना है, यदि एग्रीकल्चर लैंड यदि इंडिया में सिचुएटेड है, उससे मिलने वाली जो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। जब इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो फिर आप आगे क्यों बात करोगे, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, मतलब ही नहीं है, वो इनकम ही एग्जेम्प्ट है। और वैसे वो इंडियन इनकम है, वैसे वो क्या है, इंडियन इनकम है, क्योंकि लैंड कहां सिचुएटेड है, समझ में आ गया। और वैसे इंडियन इनकम दोनों के लिए टैक्सेबल होती है, 7,500 भी 4,000 भी, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होने की वजह से दोनों में इंक्लूड नहीं हो। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट, पहले फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि तुमने दिमाग चला लिया तो मजा आता है। जो बुक लेके आए वो स्टार भी लगा दो, क्योंकि आपको जब एग्जाम टाइम होगा तो आपको क्वेश्चंस देखने होते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप जब पूरा क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन के ना 3 या 4 लाइन ऐसी होती है जो रेलिवेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन की कौन सी लाइन पे आपको फोकस करना है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले दे रखी फॉरेन इनकम, राइट, क्लियर। फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी क्या, नहीं होगी, ये क्लियर है। फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट के लिए। किसके लिए टैक्सेबल होगी, ये बेकार दे रखा है, लिख लो 5,000, वरना तो अप्लाई नहीं होगा।
तो फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल ही नहीं है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जो फॉरेन इनकम है 5,000 रुपीज की, क्या वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है? क्या 5,000 टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? क्यों नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, अभी लेके आए, आज लेके आए, इंडिया में भी लेके आए ना पर। और ब्रॉड टू इंडिया, कुछ बच्चे ये बोले सर ये तो फॉरेन इनकम है, लेकिन ब्रॉड टू इंडिया है। ब्रॉड टू इंडिया मतलब रेमिटेंस, और रेमिटेंस रिसीव्ड नहीं होता। मतलब इनकम इंडिया के बाहर राइज हुई है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है, अभी आप इंडिया में लेके आ रहे हो, तो प्योरली ये फॉरेन इनकम है। क्या ये? तो फॉरेन इनकम किसी भी केस में नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी नहीं, लेकिन क्या इंडियन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी? क्या 5,000 रुपीज मिसेस लीना के लिए टैक्सेबल होंगे? जल्दी बताओ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि पास्ट नहीं होता, क्या नहीं होता? पास्ट मतलब अर्लियर ईयर्स। यदि करंट ईयर की फॉरेन इनकम होती तो ये रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती, क्योंकि फॉरेन इनकम ही टैक्सेबल फॉर ऑल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? पास्ट। पास्ट मतलब पहले, पहले मतलब पहले। जैसे अभी करंट ईयर क्या है, जल्दी बताओ। करंट ईयर है एग्जाम के पॉइंट से 25-26 जो क्वेश्चन पहली लाइन में दे भी रखा है। तो बेटा 25-26 में 25-26 की इनकम ही टैक्सेबल होगी ना, और इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपकी कोई इनकम है 22-23 की, 22 की इनकम 22-23 में ही टैक्सेबल होगी, ऐसा होता है इनकम टैक्स। प्रीवियस ईयर वाइज असेसमेंट होता है। जो इनकम जिस ईयर में अर्न करोगे उसी ईयर के अंडर टैक्सेबल होगी। तो यदि कोई रेजिडेंट है, उसने 22 और 23 में 5,000 कमाया था, क्या कमाया था? तो 5,000 कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? 22-23। और अपन कौन से ईयर का कैलकुलेशन करें? 25-26 में। तो 25-26 में 22-23 की इनकम आप लेके आ रहे हो, लेके आना इनकम नहीं होता, तो भाई ये 25-26 की इनकम नहीं है, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात बेटा? क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, ये वर्ड कौन सा है? पास्ट। ये क्लियर हुआ बेटा? लेकिन यहां तो इनकम ही नहीं दे रखी है, तो इतना आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन मैंने एक एक आंसर में बता दिया, जब ये वापस से रिपीट होगा तब मैं तुम लोगों को कंफ्यूज करूंगा, तब मैं तुमसे पूछूंगा, तब कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक बार वापस से तुम्हें समझा रहा हूं। यदि 25-26 की मेरी फॉरेन इनकम है, मेरी मतलब रेजिडेंट की, तो रेजिडेंट की 25-26 की इनकम है, चाहे मैं इंडिया में लाऊं या ना लाऊं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट। यदि फॉरेन इनकम मेरी करंट ईयर की नहीं, पहले की है, तो बेटा जिस ईयर की है उस ईयर में टैक्स देना, इस ईयर में क्यों टैक्स देगा? लॉजिक समझ में आया बेटा? क्योंकि यहां पे क्या वर्ड यूज किया, ध्यान से पढ़ो बेटा, वापस से पढ़ो, आवाज नहीं आ रही। पास्ट पहले की है, 25-26 की नहीं है, इसलिए रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं हुई। और इंडिया में लाना नहीं लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंडिया में लाना और नहीं लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या होता है? फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल फॉर इंडियन रेजिडेंट, चाहे इंडिया में लाओ या इंडिया में नहीं लाओ, लेकिन क्या होनी चाहिए? करंट ईयर की होनी चाहिए। तो यदि पास की जगह यहां पे क्या होता? 25-26 की फॉरेन इनकम होती तो टैक्सेबल हो जाती, और जबकि कौन से ईयर की? पहले की है, तो ये उस ईयर में इंक्लूड होगी, तो इस ईयर में तो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि कौन सा प्रीवियस ईयर है? 25-26। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इतना यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मिसेस लीना के लिए इनकम दे ही नहीं रखी। यदि दे रखी होती तो क्या होता, वो मैंने समझा दिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म। पॉइंट नंबर 9 आज ही पढ़ा अपन ने, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। फीस फॉर
टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया। अभी समझ में आ गया होगा, टेक्निकल सर्विसेज कहाँ यूज हो रही है, कहाँ यूज हो रही है? तो ये टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में यूज हो रही है, माना कि फीस कहाँ रिसीव की आपने, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। तो क्या बोलेंगे इस इनकम को? आवाज नहीं आ रही, नहीं समझ में आया? हेलो, सबको क्लियर है? मैंने पहले ही बोला आंसर किया तेल लेने, आपको हर पॉइंट समझ में आना चाहिए। ये इनकम कहां रिसीव्ड की आपने? मलेशिया में। तो इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मैं खुद ही बोल रहा हूं इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये सर्विसेज आपने कहां रेंडर की है, ये सर्विसेज कहां यूज हो रही है? नहीं आया समझ में? तो क्या बोलेंगे अपन? इनकम बोलो, इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया। और यदि आपकी इनकम यदि इंडिया में अराइज हुई है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। समझ में आ गया बेटा एवरीवन? और यदि ये इंडियन इनकम है तो क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के भी टैक्सेबल। अब मुझे लग रहा है शायद तुम लोगों को इजी लग रहा हो, कॉन्फिडेंस आया, सबको समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 10, इनकम फ्रॉम द बिजनेस इन पूना। सेटअप और कंट्रोल की बात नहीं हो रही, बिजनेस ही कहां है? आवाज नहीं आ रही, बिजनेस कहां है? इंडिया में। तो यदि आपका बिजनेस और प्रोफेशन यदि इंडिया में है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम आप कितना रिसीव कर रहे हो मतलब ही नहीं है, 4 पॉइंट है। यदि आपकी इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, फिर चेक ही मत करो कि कितना रिसीव किया कितना रिसीव नहीं किया। समझ में आई बात? यदि ये बिजनेस पूना की जगह कहां होता? आउट ऑफ इंडिया होता, तो फिर 50% आपने इंडिया में रिसीव किया होता तो 50% इंडियन इनकम बन जाता, 50% फॉरेन इनकम बन जाता। लेकिन यहां पे बिजनेस पूना में, पूना महाराष्ट्र मतलब इंडिया। तो यदि आपका इंडिया में बिजनेस है तो इसका मतलब क्या हो गया? इनकम डीम टू राइज इन इंडिया। बोलो मेरे साथ, इनकम डीम टू राइज इन इंडिया। और यदि इनकम यदि आपके इंडिया में एक्टिव हुई है, इंडिया में रिसीव, इंडिया में राइज हुई है तो उसको आप क्या बोलोगे? इंडियन इनकम। क्या बोलेंगे अपन? चाहे 50% रिसीव हो चाहे 50% रिसीव नहीं हो, इसका कोई लेना देना ही नहीं। दिस लाइन इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल। इंडियन इनकम, बोलो इंडिया इनकम आप रिसीव करो या ना करो, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल। यस और नो? यदि किसी को हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना बेटा, तुम कंफ्यूज हो रही हो बेटा? नहीं हो रही? कंफर्म सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स किसके? तो इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज कहां पढ़ा था? कंपनी के लिए पढ़ा था ना। कंपनी के 2 पार्ट पढ़े थे, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट बन सकती है उसका पॉइंट इंडिया में हो। तो इंडियन कंपनी तो रेजिडेंट है। और यदि इंडियन कंपनी डिबेंचर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट वाला पार्ट पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज एन इंडियन कंपनी। तो यदि इंडियन कंपनी मतलब रेजिडेंट, तो रेजिडेंट के द्वारा डिबेंचर पे यदि कोई भी इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इसको आप क्या बोलोगे? और मिसेस गीता रिसीव्ड द सेम इन मलेशिया। रिसीव्ड पे आप जाओ ही मत। क्यों मत जाओ? इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। और यदि इनकम यदि आपके इंडिया में अराइज हुई है तो क्या बोलेंगे इसको अपन? और इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल। इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल। नहीं आया समझ में? आप बाद में कंफ्यूज होंगे, सर मिसेस गीता ने तो मलेशिया में रिसीव किया है। बेटा इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया है। और अराइज इन इंडिया कैसे पता चला? क्योंकि इंडियन कंपनी मतलब रेजिडेंट ने डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया है, तो इनकम अराइज इन इंडिया। नहीं आ रहा समझ में एवरीवन? पॉइंट नंबर 12, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नहीं पता आपने कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म मतलब इतना दिमाग मत लाओ, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इनकम। क्या दिमाग लाओ? कोई इनकम है,
कैपिटल गेन के अंदर देख लेंगे कि कैपिटल गेन के कितने बच्चे हैं, कौन सा बच्चा कैसा, वो बाद में देख लेंगे, छोटा है मोटा है, तो कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो अभी क्या है, इनकम ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा या इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेच के जो इनकम राइज होगी, कौन सी कंपनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, क्या बोलेंगे इसको अपन। और यदि कोई भी इनकम इन इंडिया में राइज हुई है तो क्या बोलते हैं उसको अपन, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल, वेदर यू आर नॉन रेजिडेंट वेदर यू आर रेजिडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम लोगों के माइंड में चीज आ गई होगी, सर जल्दी से टैक्सेबिलिटी नॉन टैक्सेबिलिटी मत बताओ, जो इनकम दे रखी है उस इनकम के आगे पहले लिखो कि वो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। ये मेरे हिसाब से तुम लोगों के माइंड में सेट हो गया। जल्दी नहीं है अपने, आगे बढ़े अपन। इंटरेस्ट वाला पार्ट, वापस इंटरेस्ट वाले पार्ट पे जाओ, आज ही पढ़ा अपन ने, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद एसबीआई। तो एसबीआई के अंदर जो भी पैसा जमा है, तो उस एसबीआई के अंदर जो भी अमाउंट डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कौन दे रहा है, तो इफ एनी इंटरेस्ट पेएबल बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बोलने की जरूरत ही नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक, आरबीआई तो बापू है, बैंक नहीं है, बैंक है लेकिन वैसे बैंक थोड़ी है। तो बैंकों के अंदर नंबर 1 बैंक कौन सा आता है, सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस और नो, ये शायद सबको पता होगा। आरबीआई तो रेगुलेटरी बैंक है, मेन बैंक तो वही है लेकिन वो रेगुलेटरी बैंक है। तो बैंकों के अंदर बड़ा बैंक कौन सा आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो रेजिडेंट ही है, बोलने की बात है क्या। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो रेजिडेंट, और रेजिडेंट यदि कोई इंटरेस्ट देगा जनरली, यदि वो आउटसाइड इंडिया यूज हो, वो एक अलग बात, वो तो दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो जनरली माना जाएगा कि रेजिडेंट के द्वारा यदि कोई भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इसका मतलब इंडियन इनकम। नहीं आया समझ में? और इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल, नहीं आया समझ में? ये थोड़ा सा जल्दी दे दिया, मैं बाद में कंफ्यूज करता हूं, अपन जब इनकम वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब बता दूंगा, लेकिन अभी भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, तुम लोग क्या कितना दिमाग है पता चल जाएगा। सिंपल सा पॉइंट, इजी वे में, मिसेस गीता, दो लोग हैं ना, क्या नाम है वापस से बोलना, एक तो मिसेस गीता नॉन रेजिडेंट और दूसरा इंडिविजुअल है, उसकी जगह तुम अपना नाम लिख लो, मतलब ऐसे एज्यूम करो तुमने एलआईसी प्रीमियम दिया, एलआईसी समझ में आता है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस, तो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो ये आपकी इनकम है क्या, इनकम है क्या, जब इनकम ही नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो खर्चा है ना, नहीं समझ में आया, इनकम है क्या, ये कुछ बच्चे बोलते थे तो इनकम है, एलआईसी प्रीमियम दे रहा हूं, मिल थोड़ी रहा है मेरे को, कोई कंफ्यूज है क्लास में। अब यहाँ पे इंडियन और फॉरेन वाला कंसेप्ट नहीं है, कोई बच्चा बोले सर ये इंडियन या फॉरेन, इनकम ही नहीं है, जब इनकम ही नहीं है तो मैं इंडियन और फॉरेन की बात क्यों करूंगा। एलआईसी के लिए इनकम है, एलआईसी को प्रीमियम मिलेगा तो एलआईसी के लिए इनकम है, लेकिन एलआईसी मेरे क्वेश्चन में नहीं है, मेरे क्वेश्चन में मिसेस गीता और मिसेस लीना है। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, मिसेस गीता और मिसेस लीना, मतलब इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूं। तो मिसेस गीता और मिसेस लीना को इंश्योरेंस प्रीमियम मिल नहीं रहा है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम देना, बोलो दे रहा हूं, तो देना इनकम है क्या, कितना समझ में आता है। और मैंने पहले क्लास में बोल दिया था, मेरी क्लास में बिल्कुल 2 से लग 5 साल के बच्चे की तरह पढ़ा, बिल्कुल लेमन की तरह, मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ाता। और जब इनकम ही नहीं है, बोलो जब इनकम ही नहीं है, तो इंडियन फॉरेन वाली बात ही नहीं है, टैक्सेबिलिटी वाली बात ही नहीं आएगी, क्योंकि इनकम टैक्सेबल होती है, एक्सपेंसेस थोड़ी टैक्सेबल होगी। यस और नो? आवाज नहीं आ रही, यस और नो? क्योंकि बोलवा बच्चा क्या होता है, इस लाइन में कंफ्यूज हो जाता है, सर ये इंडियन है या फॉरेन है, फॉरेन वाली बात ही नहीं पता, इन्होंने खर्चा है क्या ये। यस, वी आर जीनियस। फिर वो इनकम के अंदर देखना पड़ेगा, इतनी इनकम अपने को पता नहीं है, तो अपन जब ये पॉइंट्स आएंगे तब अपन बात करेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया, मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, मैंने ये LIC प्रीमियम है, तो LIC प्रीमियम की जगह कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। तो यदि आपने कार के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया और कार के इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपको कार का एक्सीडेंट रिकवर्ड हो गया, फॉर एग्जांपल आपका 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम आपको रिकवर्ड हो गया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको रिकवर्ड हुआ मतलब एक्सीडेंटल को आपको क्लेम मिला 15,000 का, वो इनकम नहीं माना जाता, वो इनकम नहीं माना जाता। लेकिन अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो LIC प्रीमियम, ये पॉइंट अभी नहीं बता सकता क्योंकि इनकम वाले चैप्टर में, क्योंकि आपको पता है 5 टाइप के चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से, सैलरी, HP, PGBP, क्योंकि मुझे आपको इनकम नहीं पढ़ानी, जनरल बात पढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पे अपन इनकम नहीं खेल रहे, यहाँ पे अपन क्या खेल रहे, इनकम कौन सी कंट्री में कितनी इंक्लूड की जाएगी आपकी, वो है। समझ में आ रही बात, इंडियन या फॉरेन। इंडिविजुअल इनकम का अपन पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, ना तो आपको सैलरी के प्रोविजन पता है, ना आपको PGBP के पता है, ना आपको कैपिटल गेन के पता है, इसलिए मैं यही नहीं बता रहा, तुम्हारी बात का आंसर नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका आंसर दूंगा जब यूज होगा उस दिन तुमसे पूछूंगा। तब ये बात करेंगे कि LIC प्रीमियम यदि मुझे मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने LIC प्रीमियम पे कर दिया एवरी ईयर 10,000 रुपीज और मैं मर गया, और मरने के बाद मेरे को थोड़ी मिलेगा, मेरी आत्मा को भी नहीं मिलेगा, तो जो भी नॉमिनीज है उनको 3 करोड़ का क्या मिला, LIC प्रीमियम रिसीव्ड होगा। तो ये चैप्टर के अंदर आ जाएगा मे बी अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज के अंदर क्या टैक्सेबल करते, क्या एग्जाम करते अभी नहीं बताऊंगा, अभी आएगा तब मैं वापस से लिंक करूंगा ये वाला पॉइंट, राइट। किसी को डाउट आगे, होमवर्क दे दूं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए। तो करना क्या है, डायरेक्टली टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नहीं करोगे, डायरेक्टली टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल करोगे चैप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, फिर आपको देखना है आप कौन। क्लियर हो गया, दे दो होमवर्क के लिए। तो इलस्ट्रेशन 16 होमवर्क, एक ही दूं सारे दे दूं, यस। ये जो दे रखा है ना, ये कंप्यूटेशन, ये इग्नोर कर देना, इस पे अपन नहीं जाएंगे अभी अपन कोई भी इनकम को कंप्यूट करने के लिए दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि भैया अपने को कोई चैप्टर पता नहीं है, जब पढ़ेंगे तब हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें आपको इग्नोर करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से इनकम टैक्सेबल होगी, कौन से पर्सन के लिए, अमाउंट पे इतना दिमाग नहीं लगा। ये क्लियर है बेटा, मैं एक बार सारे क्वेश्चन होमवर्क ले देता हूं, घर पे तुम लोग बोर होते हो, इस बार में तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। या जो बच्चा होमवर्क नहीं करके लेके आएगा पहले उससे ही पूछूंगा मैं, और जो क्लास में करा कर दो, तो होमवर्क होना चाहिए, और टैक्स में होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। मैंने सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए। इनमें प्रॉब्लम्स आएगी, ऑब्वियसली आनी है, क्योंकि अपन ने क्लास में एक ही क्वेश्चन किया है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी इस बारे क्या होगा, तुम लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब ये कि 70% या 80% एटलीस्ट पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट में अटकोगे, किसी में 3 पॉइंट में अटकोगे। तो जो पॉइंट में आप अटकोगे, जहां जहां आपका कंफ्यूजन होगा, वो अपन एक बार कल क्लास के अंदर देख लेंगे। एक बार ये चैप्टर जो है, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन ही दे दिए ना, हाँ, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। तो कल अपन एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ईमानदारी से सारे बच्चे क्वेश्चंस करके आएंगे। इस बारे ये चैप्टर कल के बाद आपका एंड हो जाएगा, और आज आपका काफी हद तक एंड हो गया, क्योंकि आज आप आराम से 70-80% कर सकते हो सकता है कोई बच्चा 100% भी सही कर ले। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है सर, गलती करने पर कॉन्फिडेंस जाता है, कॉन्फिडेंस जाता नहीं है, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, क्योंकि आपको यह समझ में आ जाता है कि आपने कहां गलती की ये समझने में, और वो गलती वापस से कभी भी रिपीट नहीं करनी। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए